हेलो एवरीवन, वेलकम टू नीट पे जीत सीरीज। मैं हूं आदेश फ्रॉम लर्नो हब, द फ्री लर्निंग प्लेटफॉर्म, जहां आप पढ़ सकते हो मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी एब्सोल्युटली फॉर फ्री ओनली एट learnohub.com। सो बच्चों, हमारा आज का सेशन हमारे चैप्टर एवोल्यूशन का ही कंटिन्यूएशन सेशन है, जहां पर हम रिमेनिंग कॉन्सेप्ट्स को डील करेंगे आज के सेशन में। सो विदाउट वेस्टिंग मच ऑफ योर प्रेशियस टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो बच्चों लोग, चलो बिगिन करते हैं अपने आज के सेशन को। आप सभी को याद होगा, अपने पिछले सेशन में हम बिगिन कर चुके थे विद द थ्योरीज ऑफ एवोल्यूशन ऑफ लाइफ फॉर्म्स, जिसमें सबसे पहली थ्योरी दैट इज द थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर्स, जिसे पॉपुलरली हम लेमार्किज्म भी बुलाते हैं, उसको हम स्टडी करके आ चुके हैं। अब देखो, आप सभी को याद होगा लेमार्किज्म के कुछ क्रिटिसिज्म थे जिसकी वजह से उसको रिजेक्ट कर दिया गया था। सो अब आती है बारी हमारी नेक्स्ट थ्योरी की, विच इज द थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन, जिसे पॉपुलरली हम डार्विनिज्म भी बुलाते हैं। तो थ्योरी का दूसरा नाम भी लिख लो, दैट इज थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। ठीक है, और डार्विनिज्म इसको क्यों बुलाते हैं? यस, यू गेस्ड इट राइट, बिकॉज इसको प्रपोज करने वाले जो आप कह सकते हो साइंटिस्ट थे, उनका नाम था चार्ल्स डार्विन। आप इनको साइंटिस्ट से ज्यादा नेचुरलिस्ट बुलाओ, बिकॉज ही वॉज एन इंग्लिश नेचुरलिस्ट। ठीक है, सो चार्ल्स डार्विन ने इस पर्टिकुलर थ्योरी को प्रपोज किया था 1858 में, और इसको पब्लिश और एक्सप्लेन किया था अपनी ही बुक में, जिसका नाम था द ओरिजिन ऑफ स्पीशीज बाय नेचुरल सिलेक्शन। ठीक है, ओके। अब देखो, ये जो चार्ल्स डार्विन थे ना, ही वॉज डीपली इंस्पायर्ड बाय द वर्क ऑफ एन इंग्लिश इकोनॉमिस्ट जिनका नाम था टी.आर. मैल्थस और थॉमस रॉबर्ट मैल्थस। ठीक है, सो थॉमस रॉबर्ट मैल्थस ने एक ऐसे लिखा था ऑन द ह्यूमन पॉपुलेशन, जिसको रीड करने के बाद डार्विन जो थे वो काफी इंस्पायर्ड थे। और पहली चीज तो उस ऐसे का नाम याद कर लो। द ऐसे वाज नेम्ड एज, और इट वाज टाइटल्ड एज ऑन द प्रिंसिपल ऑफ ह्यूमन पॉपुलेशन। तो जिस ऐसे को पढ़ के डार्विन इंस्पायर्ड हुए थे, दैट वाज टाइटल्ड एज ऑन द प्रिंसिपल ऑफ ह्यूमन पॉपुलेशन। और इस पर्टिकुलर ऐसे में मैल्थस ने क्या एक्सप्लेन किया, देखो उसको मैं शॉर्टली यहां पर समराइज कर दूं। अगर मैल्थस ने अपने ऐसे में बताया था कि जो लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं या फिर ह्यूमन बीइंग्स हैं, वो हमेशा ग्रो करते हैं इन अ ज्योमेट्रिक पैटर्न। मतलब देखो, लिविंग ऑर्गेनिज्म कैसी ग्रोथ शो करेंगे? ज्योमेट्रिक ग्रोथ। मतलब कैसे, देखो अभी बताता हूं। सो ज्योमेट्रिक ग्रोथ कैसे होती है? देखो, एक ऑर्गेनिज्म से दो बने, दो से चार, चार से आठ, आठ से 16, 16 से ऐसे 32 एंड सो ऑन। आप देखोगे ना, हर बारी जो पिछली बारी पॉपुलेशन के नंबर थे या मेंबर्स थे, हमेशा नेक्स्ट टाइम उससे डबल होने वाले हैं। तो ऐसी वाली जो ग्रोथ है वो लिविंग ऑर्गेनिज्म शो करते हैं। और अगर इसको हम ग्राफ के फॉर्म में प्लॉट करें तो हमेशा आपको ऐसा सिग्मोइड कर्व देखने को मिलेगा, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ, राइट? ओके। वाइल जो नेचुरल रिसोर्सेस हैं अवेलेबल इन द एनवायरनमेंट, और साथ ही साथ जो स्पेस है, तो इसके बारे में भी लिख दूं, स्पेस एंड द रिसोर्सेस, चाहे फूड हो, शेल्टर हो एंड एवरीथिंग, इनकी ग्रोथ ना बहुत स्लो होती है। एंड इट इज इन अरिथमेटिक मैनर। ठीक है, सो ये अरिथमेटिक पैटर्न में ग्रो करते हैं। अब कैसे, देखो यहां पर कैसी ग्रोथ होगी? इट इज गोइंग टू बी समथिंग लाइक दिस, 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, 4 से 5। ठीक है, तो ऐसे में जब आप देखोगे ना, ऐसा इसके लिए भी अगर हम ग्राफ बना दें तो एक प्लॉट करके देखेंगे तो आपको ऐसी लीनियर ग्रोथ देखने को मिलेगी। तो ऐसे में अगर सपोज पॉपुलेशन इतनी स्पीड से बढ़ रही है बट रिसोर्सेस इतनी स्लोली ग्रो कर रहे हैं, तो क्या होगा? डेफिनेटली एनवायरनमेंट जो है वो इतनी ह्यूज पॉपुलेशन को सस्टेन तो कर नहीं पाएगी ना। इसीलिए एनवायरनमेंट जो है वो restrictions लगाएगी on the growth of the population. It keeps a check on the growth of population. And this was something which actually intrigued who? Charles Darwin. तो चार्ल्स डार्विन ने इसी प्रिंसिपल को समझने के लिए he went on a voyage. और his voyage was a naturalistic voyage to different places across the world, जिसमें से one of the places was the Galapagos Island। याद है आप सभी को? वही Galapagos Island जहां पर उन्होंने
डार्विन ने अपनी फिंचेस के बारे में ऑब्जर्वेशन को पोस्टुलेट किया था, आगे बताया था। सो इस तरीके से इस थ्योरी की डेवलपमेंट होती है। एट द सेम टाइम एक और यहाँ पर साइंटिस्ट का मैं आपको कॉन्ट्रीब्यूशन बताता हूँ। वन ऑफ द इंग्लिश बायोलॉजिस्ट जिनका नाम था एल्फ्रेड रसल वॉलेस, इन्होंने भी कुछ ऐसी ही ऑब्जर्वेशंस देखी थी। कहां पर बनाई थी उन्होंने ये ऑब्जर्वेशन? सो ये आपके सामने वॉलेस है। ही वॉज ऑन हिज वोएज, ऑन अ नेचुरलिस्टिक वोएज टू अ प्लेस कॉल्ड द मलय आर्किपेलागो, जो कि टुडे आज हम जानते हैं एज दी मॉडर्न डे इंडोनेशिया, राइट। सो वहां पर भी जैसे ही जो ऑब्जर्वेशन चार्ल्स डार्विन ने अपने वोएज पर देखे थे ना, सिमिलर टाइप ऑफ ऑब्जर्वेशंस वर आल्सो मेड बाय वॉलेस। तो वॉलेस ने इनफैक्ट अपनी जितनी भी ऑब्जर्वेशन थी उनको सेंड किया था टू चार्ल्स डार्विन, एंड टुगेदर दीज टू English naturalists and biologists have proposed or announced their theory on the 30th of June 1858. तो फाइनली इन दो साइंटिस्ट ने जॉइंटली अपनी इस थ्योरी को प्रपोज किया था, बट मेजर पोस्टुलेट्स केम फ्रॉम डार्विन, इसीलिए इस थ्योरी को डार्विनिज्म बुलाते हैं। सो आई होप आपको बेसिक इंट्रोडक्शन टू डार्विनिज्म क्लियरली समझ आया होगा। तो बच्चों, डार्विनिज्म के बेसिक इंट्रोडक्शन को समझने के बाद नाउ वी आर गोइंग टू बिगिन विद द पोस्टुलेट्स ऑफ डार्विनिज्म, मतलब कुछ ऐसे स्टेप्स जिनको हम फॉलो करेंगे अकॉर्डिंग टू डार्विन तो एक नई स्पीशीज का ओरिजिन एंड एवोल्यूशन होता है। ठीक है, चलिए देखते हैं द वेरियस पोस्टुलेट्स ऑफ डार्विनिज्म। सबसे पहला जो पोस्टुलेट है दैट इज ओवर पॉपुलेशन। तो व्हाट डज डार्विन मीन बाय ओवर पॉपुलेशन इन हिज वेरी फर्स्ट पोस्टुलेट? तो देखो, डार्विन का ऐसा मानना था कि अगर किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म को उसके सराउंडिंग में अनलिमिटेड सप्लाई ऑफ रिसोर्सेज प्रोवाइड कर दी जाए तो क्या होगा, हर लिविंग ऑर्गेनिज्म मैक्सिमली अपना रिप्रोडक्शन शो कर सकता है। क्योंकि डार्विन का ऐसा मानना था कि हर लिविंग ऑर्गेनिज्म के पास कैपेसिटी होती है कि वो मैक्सिमम रिप्रोडक्शन करके मैक्सिमम प्रोजेनी छोड़कर जा सके। क्लियर है? तो अगर हम सारे रिसोर्सेज इजीली अवेलेबल करा दे टू सच ऑर्गेनिजम्स तो वो मैक्सिमम रिप्रोडक्शन करके अपनी पॉपुलेशन की साइज को रेज कर सकता है, दैट टू एक्सपोनेंशियली। गॉट इट? ठीक है, बट और इसकी वजह से क्या होगा, देखो पॉपुलेशन का साइज इतनी गुना बढ़ जाएगा कि दैट पर्टिकुलर एनवायरनमेंट वुड बी ओवर पॉपुलेटेड। सो यहां पर इसीलिए ओवर पॉपुलेशन टर्म इस्तेमाल किया था। बट यू नो वेरी वेल, इन रियलिटी ऐसा नहीं होता है। इन रियलिटी एनवायरनमेंट में हमेशा पॉपुलेशन का साइज जो होता है वो हमेशा अंडर कंट्रोल रहता है, लिमिटेड रहता है। द रीजन बीइंग क्योंकि रिसोर्सेज ही लिमिटेड होते हैं ना, है ना। तो ऐसे में क्या होने वाला है, देखो तो इमेजिन करो अगर ओवर पॉपुलेटेड लैंड है और रिसोर्सेज उतने ही अवेलेबल हैं तो क्या होने वाला है। डेफिनेटली आपने बचपन में एक कहावत सुनी होगी ना, एक अनार 100 बीमार। मतलब अगर लिमिटेड रिसोर्सेज हैं और उसको खाने वाले बहुत सारे लोग हैं तो व्हाट इज गोइंग टू हैपन, देयर इज गोइंग टू बी ए कॉम्पिटिशन। एक कॉम्पिटिशन अराइज कर जाएगा बिटवीन द कंपेटिटर्स, राइट, जो कि उसको कैप्चर करने की कोशिश कर रहे हैं उस पर्टिकुलर रिसोर्स को। तो देयर इज गोइंग टू बी द स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस। क्लियर? इसीलिए हमारा जो सेकंड पोस्टुलेट है, नाउ दैट कम्स into the play. So what does this particular postulate means? देखो, जैसा कि मैंने बताया, लिमिटेड रिसोर्सेज होंगी तो कंपटीशन बढ़ेगा बिटवीन दी डिफरेंट मेंबर्स ताकि कैप्चर कर सके उस पर्टिकुलर रिसोर्स को। तो ऐसे में वो मेंबर्स जो कि ज्यादा पावरफुल थे उस रिसोर्स को कैप्चर कर पाएंगे, वाइल जो दूसरे वाले थे, जो वीकर वाले थे, दे विल नॉट बी एबल टू कैप्चर इट। तो इसका मतलब क्या होगा, जिसने उस रिसोर्स को कैप्चर कर लिया तो वो सर्वाइव कर जाएगा, जो कैप्चर नहीं कर पाया वो डाई ऑफ हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या होगा, देयर इज गोइंग टू बी सर्वाइवल ऑफ लिमिटेड सेट ऑफ ऑर्गेनिजम्स एट द कॉस्ट ऑफ अदर। ठीक है, तो याद रखिएगा सेकंड पोस्टुलेट हमें बताता है कि लिमिटेड रिसोर्सेज जो हैं वो रिस्ट्रिक्ट करते हैं द सर्वाइवल ऑफ ओनली सर्टेन टाइप ऑफ ऑर्गेनिजम्स एट द कॉस्ट ऑफ अदर्स। गॉट दिस पॉइंट वेरी वेल? ठीक है, तो ये दो पोस्टुलेट्स तो आई होप समझ आ गए होंगे। नेक्स्ट पोस्टुलेट इज वेरिएशंस एंड हेरिडिटी। तो देखो, डार्विन का मानना था कि जो इंडिविजुअल्स होते हैं किसी भी पॉपुलेशन के अंदर, उनके अंदर बहुत सारी आपको वेरिएशंस डेवलप होते हुए नजर आते हैं, एंड दीज वेरिएशंस आर वेरी स्मॉल। ठीक है, और वो भी पर्टिकुलर डायरेक्शन की तरफ होते हैं। दैट मींस एक वेरिएशन हमेशा नेक्स्ट टाइप की वेरिएशन को कॉज करेगा। तो ऐसे में वी कैन प्रिडिक्ट कि नेक्स्ट टाइप ऑफ वेरिएशन कैसा डेवलप हो सकता है। ओके, बट ये जितने भी वेरिएशंस डेवलप होते हैं ना, दे आर वेरी ग्रेजुअल। इट इज अ वेरी स्लो प्रोसेस इन वेरिएशंस के डेवलप होने का। ठीक है, और ये वेरिएशन जो है वो ट्रांसमिट होकर नेक्स्ट जनरेशन में भी पास ऑन होते हैं। दैट मींस ये वेरिएशन जो है वो हेरिडिटरी है। क्लियर? तो देखो, इंडिविजुअल्स डेवलप वेरिएशंस व्हिच में हेल्प देम टू सर्वाइव बेटर इन द नेचुरल एनवायरनमेंट। तो उनका ऐसा मानना था कुछ वेरिएशन जो डेवलप हो जाते हैं इन दीज पॉपुलेशन मेंबर्स, वो ऐसे कुछ वेरिएशंस होते हैं जो कि इन इंडिविजुअल्स को अपने नेचुरल एनवायरनमेंट में बेटर सर्वाइव करने में हेल्प करते हैं। तो ऐसे जो वेरिएशन या ऐसे यूजफुल वेरिएशंस डेवलप हो जाते थे ना, उनको इन्होंने नाम दिया था अडैप्टिव वेरिएशंस।
क्या नाम दिया था? सो ही कॉल्ड देम अडैप्टिव, जिसको कि हम इजीली सिंपल वे में यूजफुल वेरिएशंस भी कह सकते हैं। तो ये जो वेरिएशंस हैं ये एक्चुअली में हेल्प करते हैं मेंबर्स ऑफ अ पॉपुलेशन को टू अडेप्ट टू देयर चेंजिंग एनवायरमेंटल कंडीशन, राइट? वाइल कुछ ऐसे भी वेरिएशंस डेवलप होते हैं जो कि हार्मफुल होते हैं, दे आर नॉन अडेप्टिव। क्लियर? ओके, सो इस ही पर्टिकुलर जो आप कह सकते हो वेरिएशन के बेसिस पे हमारा नेक्स्ट पोस्टुलेट अराइज करता है, विच इज द नेचुरल सिलेक्शन एंड द सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, जो कि एक्चुअली में डार्विनिज्म का सबसे की पोस्टुलेट है। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो देखो, जिन इंडिविजुअल्स के पास ज्यादा नंबर ऑफ अडेप्टिव वेरिएशंस होंगे, मतलब जिनके पास ज्यादा नंबर ऑफ यूजफुल वेरिएशन डेवलप होंगे टू अडेप्ट टू द नेचुरल एनवायरनमेंट, वो बेटर फिट होंगे टू द सराउंडिंग देन द अदर्स। ठीक है? तो ऐसे में वो इंडिविजुअल जिनके पास ज्यादा यूजफुल वेरिएशंस हैं तो वो ज्यादा बेटर हैं टू द एनवायरमेंट कंडीशन, राइट? वो ज्यादा अच्छे से फिट कर सकते हैं, वाइल द अदर वन जिन्होंने ज्यादा अडेप्टिव वेरिएशंस अपने अंदर एक्यूमुलेट नहीं किए वो ज्यादा अच्छे से फिट नहीं हो सकते हैं। तो जिनके पास ज्यादा यूजफुल वेरिएशंस हैं, जो ज्यादा बेटर फिट हैं टू द एनवायरमेंटल कंडीशन, वो नेचर सिलेक्ट कर लेता है, दैट इज सिलेक्टेड बाय द नेचर, एंड दैट इज व्हाई ही कॉल्ड द टर्म नेचुरल सिलेक्शन। ठीक है? दैट मीन्स जिन भी ऑर्गेनिज्म के पास एनवायरमेंट के हिसाब से वेरिएशंस डेवलप्ड हैं टू फिट इन बेटर, they are going to be selected by nature, जिसे ही natural selection बुलाया जाता है। And according to Darwin, natural selection ही actual mechanism है for the evolution of any species। तो इनका मानना था this is the sole factor which is going to act as the mechanism for evolution, right? क्लियर है इतनी बात? ओके, एंड फाइनली हमारा लास्ट जो पोस्टुलेट है दैट कम्स इनटू प्ले, व्हिच इज द स्पीशिएशन। स्पीशिएशन आई हैव टोल्ड यू दैट इज द ओरिजिन ऑफ अ न्यू स्पीशीज। कैसे होगा देखो, तो जो भी हेरिटेबल वेरिएशंस डेवलप हुए, याद रखिएगा मैंने बताए थे जो वेरिएशंस हैं दे आर हेरिटेबल आल्सो, वो पास ऑन होते हैं फ्रॉम द पेरेंट्स टू द ऑफस्प्रिंग। तो इनका ऐसा मानना था जो हेरिटेबल वेरिएशंस हैं और वो हेरिटेबल वेरिएशन जिनको कि नेचर ने सिलेक्ट कर लिया है, ओके, सो the one which are naturally selected leads to the origin of new species। क्यों? क्योंकि ऐसे heritable variations और natural selection की वजह से जो population के characteristics हैं, जो उसके individuals हैं, उनमें ही drastic change आ जाता है, जिसकी वजह से एक totally new species का origin होता है from the existing ones, वो भी several generations के बाद। क्यों ऐसा होता है? Because I have told you, ये जो variations develop होते हैं they are happening very slowly and gradually। तो इसका मतलब इनको एक्यूमुलेट होते होते बहुत टाइम लगेगा, और जब तक एक नया ऐसे वेरिएशन डेवलप हो जाएंगे जो कि टोटली अपनी ओरिजिनल पॉपुलेशन से बिल्कुल ही अलग होंगे, तब जाके हम कहेंगे कि एक नई स्पीशीज का ओरिजिन हुआ है। सो आई होप द बेसिक पोस्टुलेट्स ऑफ डार्विनिज्म इज वेरी क्लियर टू ऑल ऑफ यू। तो बच्चों, अब एक इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं डार्विन की थ्योरी को, एंड द एग्जाम्पल इज गोइंग टू बी a very interesting one जो कि हम ऑलरेडी पहले ले चुके हैं, that is evolution of long neck and forelimbs in case of giraffe। तो आज के जो मॉडर्न डे लॉन्ग नेक वाले और फोरलिम्स वाले जो जिराफ हैं वो आखिरकार कैसे इवॉल्व हुए अकॉर्डिंग टू डार्विन्स थ्योरी, वील ट्राई टू अंडरस्टैंड। सो देखो, डार्विन ऑलरेडी प्रिज्यूम किए थे कि पहले से ही ना लॉन्ग नेक एंड लॉन्ग फोरलिम्स वाले जिराफ भी एग्जिस्ट करते थे और शॉर्ट नेक और शॉर्ट फोरलिम्स वाले जिराफ भी एग्जिस्ट करते थे। तो उनका मानना था देयर वाज अ वेरिएबिलिटी इन द लेंथ ऑफ द नेक एंड द फोरलिम्स व्हिच वाज ऑलरेडी एग्जिस्टिंग इन द पॉपुलेशन ऑफ जिराफ्स एट दैट टाइम। ठीक है? तो इनका मानना ऐसा था कि उस टाइम तक, जब तक कि देयर वर ग्रासलैंड्स ऑन द एरिया वेयर दीज जिराफ्स वर प्रेजेंट ना, तो आपको पता है पहले वो एरियाज ग्रासलैंड्स थे जहां पर जिराफ सर्वाइव कर रहे थे। सो जब तक ग्रासेस अवेलेबल थी तब तक तो कोई दिक्कत नहीं थी, दोनों ही टाइप की जिराफ इजीली सर्वाइव कर रहे थे। जो शॉर्ट नेक और फोरलिम्स वाले जिराफ एंसेस्टर्स थे वो तो ग्रास खाते थे, और जो लॉन्गर नेक और फोरलिम्स वाले जिराफ थे वो इवन ग्रासेस को भी खाते थे, और जो हायर ट्रीज की सॉफ्ट लीव्स होती है ना वो भी खाते थे। तो ऐसे में देयर वाज नो प्रॉब्लम। बट जैसे ही उस पर्टिकुलर एरिया का क्लाइमेटिक कंडीशन चेंज होने लगा, तो जो ग्रासलैंड थे वो किस में कन्वर्ट हो गए थे? याद करो, डेजर्ट्स में, राइट? और जितनी भी ग्रासेस थी वो गायब हो गई, और सिर्फ जो फूड अवेलेबल बचा वो थे द सॉफ्ट लीव्स ऑफ द हायर ट्रीज और द प्लांट्स। क्लियर है? अब देखो, हायर ट्रीज तक कौन से वाले जिराफ पहुंच सकते थे? जिनकी
नेक लॉन्ग होगी और फोर लिम्स लॉन्ग थे, राइट। वाइल जो शॉर्टर जिराफ थे, जिनकी नेक भी शॉर्ट थी और फोर लिम्स भी शॉर्ट थे, वो तो उन लीव्स तक पहुंच ही नहीं पाए। तो ऐसे में क्या हुआ, देखो यहाँ पर दी कंडीशन वर समथिंग लाइक दिस, कि यहाँ पर हायर ट्रीज की लीव्स बची, ओनली फूड अवेलेबल फॉर दीज जिराफ्स टू ईट, बट व्हाट हैपेंड वाज जो लॉन्गर नेक वाले थे, दे वर इजीली एबल और दे वर इजीली, आप कह सकते हो, सक्सेसफुल इन रीचिंग दी सॉफ्ट लीव्स ऑफ दीज हायर ट्रीज, बट ये शॉर्टर नेक वाले जिराफ तो पहुंच नहीं पाए। ऐसे में ये शॉर्टर नेक वाले जो जिराफ थे वो भूखे मर गए। एंड एज इन क्या हुआ, जितने भी लॉन्गर नेक वाले जिराफ थे, दे वर एबल टू थ्राइव थ्रू दिस कंडीशन। ठीक है, तो इससे हमें क्या पता चला, नेचर ने लॉन्ग नेक वाले जो जिराफ थे उनको सिलेक्ट कर लिया, बिकॉज उन्होंने बदलते हुए एनवायरमेंट के हिसाब से अपने आप को एडजस्ट कर लिया था। दे वर बेटर फिट टू द चेंजिंग एनवायरमेंट, जिसकी वजह से नेचर सेलेक्टेड थे। और इसीलिए आज जितने भी, आप कह सकते हो ना, जितने भी लॉन्ग नेक वाले जिराफ बचे थे, उन्होंने अपनी पॉपुलेशन को नेक्स्ट प्रोजेनी में जब बढ़ाया और डिफरेंट जनरेशन तक ये जो लॉन्ग नेक वाले जिराफ थे, दे वर सिलेक्टेड बाय नेचर। एंड एज इन आज जो प्रेजेंट डे जिराफ हमको देखने को मिलते हैं, दे आर लॉन्ग नेक्ड। सो अकॉर्डिंग टू डार्विन, इस तरीके से एवोल्यूशन हुआ है आपके लॉन्ग नेक एंड फोर लिम्स वाले जिराफ का। तो इसका मतलब दोनों ही टाइप के जिराफ अवेलेबल थे, शॉर्ट एंड लॉन्ग नेक वाले, बट क्योंकि कंडीशन ऐसी चेंज हुई जिसके हिसाब से सिर्फ लॉन्ग नेक वाले ही जिराफ सेलेक्ट किए नेचर ने, उसके हिसाब से एवरी जनरेशन में जो लॉन्ग नेक वाले जिराफ थे, दे वर एबल टू सिलेक्ट देमसेल्व्स बाय द नेचर, और उसकी वजह से आज जो प्रेजेंट मॉडर्न आपको जो डे वाले जिराफ देखने को मिलते हैं वो आपको देखने को मिले। सो इस तरीके से एवोल्यूशन होता है जिराफ्स का बाय डार्विन्स थ्योरी। तो बच्चा पार्टी, अब बारी है टू अंडरस्टैंड द क्रिटिसिज्म ऑफ डार्विनिज्म। भाई डार्विनिज्म की जो थ्योरी है वो कई हद तक तो सही है, बट इसके भी कुछ ड्रॉबैक्स हैं, इसकी भी कुछ लिमिटेशंस हैं जो कि डार्विन अपनी थ्योरी में एक्सप्लेन नहीं कर पाते हैं। सो डार्विन बेसिकली कुछ बेसिक पॉइंट्स को एक्सप्लेन नहीं कर पाए जो अपनी थ्योरी में इन्होंने प्रपोज किए थे। कौन कौन से हैं वो सारे पॉइंट्स, वो आपके सामने यहाँ पर दे रखे हैं। आइए समझते हैं एक एक करके। सबसे पहला जो पॉइंट है, दैट इज द ओरिजिन एंड द इनहेरिटेंस ऑफ वेरिएशन के बारे में ये बता ही नहीं पाए। इन्होंने अपनी पूरी थ्योरी में वेरिएशंस की तो बात की है। भाई इन्होंने कहा ना, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हमने जिराफ वाला एग्जाम्पल लिया था। अब जिराफ की पॉपुलेशन में इनका मानना था कि लॉन्ग नेक वाले जिराफ भी अवेलेबल थे और शॉर्ट नेक वाले भी। तो जो डिफरेंट लेंथ ऑफ जो नेक थी इन दी जिराफ पॉपुलेशन, वो कहाँ से आई, ये वेरिएशन, ये वेरिएबिलिटी जो उनकी लेंथ ऑफ नेक में देखने को मिल रही थी, वो आखिर आई कहाँ से, उसके ओरिजिन के बारे में, या वो कैसे इनहेरिट होती है फ्रॉम वन जनरेशन टू द नेक्स्ट, इसके बारे में इनके पास कोई इंफॉर्मेशन अवेलेबल नहीं थी। एंड ऑब्वियसली बात है, इन्होंने इस थ्योरी को प्रपोज किया था 1858 में, वाइल उस समय आपको याद है मेंडेलियन एरा चल रहा था, मेंडल अपना वर्क परफॉर्म कर रहे थे पी प्लांट्स पे। 1856 से याद है आप सभी को, 1863 तक इन्होंने वर्क किया था मेंडल ने। और तब भी ना क्या हुआ था, मेंडल का जो वर्क था वो इंडिपेंडेंटली अलग जगह पर चल रहा था, और उनका वर्क भी तो याद करो 1900 तक डिस्कवर ही नहीं हुआ था ना, उनको किसी ने क्रेडिट ही नहीं दिया था उनके प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन के बारे में। तो एज इन ये भी जो वेरिएशन के प्रिंसिपल्स हैं ये भी एक्सप्लेन नहीं कर पाए, बिकॉज उस समय पर वेरिएशन के बारे में बात तो हो रही थी, बट उसके पीछे क्या कारण थे वो कोई डिस्कवर नहीं कर चुका था, राइट। तो इस वजह से यहाँ पर ही कुड नॉट एक्सप्लेन द ओरिजिन एंड द inheritance of the variations among the individuals of a population. Got this? Okay. अब देखो पूरी थ्योरी में डार्विन जो है वो बात तो करते हैं ऑफ द सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, मतलब जो सबसे बेटर फिट होगा, जो भी इंडिविजुअल जिसके पास सबसे यूजफुल वेरिएशंस होंगे जो कि उसको बेटर फिट बनाते हैं टू द एंटायर एनवायरनमेंट, वो हमेशा नेचुरल सिलेक्शन का, मतलब आप कह सकते हो उसको नेचर हमेशा सेलेक्ट कर लेता है। तो उनका हमेशा मानना था कि देयर इज गोइंग टू बी सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, बट ही डिड नॉट टॉक अबाउट द अराइवल ऑफ द फिटेस्ट। भाई जो सबसे फिटेस्ट है वो सर्वाइव तो कर लेगा, बट वो अराइव कहाँ से, वो आया कहाँ से, उसके बारे में नो इन्फॉर्मेशन। तो he was clueless about the arrival of the fittest. इसी वजह से this was another drawback that he could not explain about his particular theory. Then उसके बाद देखो इनका एक और ड्रॉबैक था, ये नहीं बता पाए कि क्यों कुछ ही इंडिविजुअल्स जो हैं वो यूजफुल वेरिएशन डेवलप करते हैं। हमने देखा था ना कि वेरिएशन जो हैं वो डेवलप होते हैं इन दी मेंबर्स ऑफ अ स्पीशीज, बट कुछ ही ऐसे पर्टिकुलर मेंबर्स होते हैं स्पीशीज के जिनके अंदर वो वेरिएशन यूजफुल फॉर्म में डेवलप होते हैं, जो उसकी बेटर बनाते हैं टू फिट इन दी एनवायरनमेंट। बाकियों के पास नॉन यूजफुल या फिर आप कह सकते हो हार्मफुल वेरिएशन डेवलप होते हैं, नॉन अडेप्टिव वेरिएशन डेवलप होते हैं। अब ऐसा क्यों होता है कि कुछ ही मेंबर्स के अंदर ये यूजफुल वेरिएशन डेवलप होते हैं, इसके बारे में इनके पास कोई जवाब नहीं था। ठीक है, नेक्स्ट जो पर्टिकुलर इनका ड्रॉबैक था दैट इज द एग्जिस्टेंस ऑफ वेस्टिजियल ऑर्गन्स का, ये एग्जिस्टेंस बता ही नहीं पाए।
मतलब ये नहीं बता पाए कि वेस्टिजियल ऑर्गन्स कैसे डेवलप हुए। जैसे लमार्क की थ्योरी में तुम्हें याद होगा, उन्होंने बताया था कि वेस्टिजियल ऑर्गन्स जो आज हमें देखने को मिलते हैं, जो नॉन फंक्शनल हैं, वो एक्चुअली नॉन फंक्शनल इसीलिए होगा बिकॉज उनको सेवरल जनरेशन तक हमने यूज ही नहीं किया है। सो डिसयूज ऑफ एनी पर्टिकुलर ऑर्गन विल लीड्स टू इज फॉर्मेशन इनटू अ वेस्टिजियल ऑर्गन। तो वो वेस्टिजियल ऑर्गन में कन्वर्ट हो जाएगा अगर उसका इस्तेमाल नहीं किया। एज सच डार्विन अपनी थ्योरी में ऐसा कुछ भी नहीं बता पाते हैं अबाउट दी वेस्टिजियल ऑर्गन्स, ठीक है। एंड लास्टली, ये पर्टिकुलर साइंटिस्ट या नेचुरलिस्ट ये नहीं बता पाए कि सोमैटिक एंड जर्मिनल वेरिएशंस में क्या डिफरेंसेस हैं, या जो भी सोमैटिक वेरिएशन है यानी कि बॉडी में हो रहे वेरिएशंस और जर्म्स में या फिर जर्म सेल्स में हो रहे हैं, जर्म प्लाज्म में हो रहे वेरिएशंस के बीच में ये डिस्टिंग्विश नहीं कर पाए। गॉडेस इन्होंने बस एक ब्रॉड कैटेगरी बना दी ऑफ द वेरिएशन, बट ही कुड नॉट क्लासिफाई दोज वेरिएशंस एज सोमैटिक एज वेल एज द जर्म प्लाज्म और द जर्म रिलेटेड वेरिएशंस। Got this point very well. So I hope the basic criticism, जो basic limitation थी डार्विनिज्म की, वो आपको मैंने अच्छे से समझा दी होंगी और आपको समझ भी आई होंगी। अगर नहीं समझ आई हैं, you know very well आपको क्वेश्चन कहाँ पूछने हैं, लर्न हब के आस्क क्वेश्चन सेक्शन में। ओके, वैसे तो अगर कुछ पॉइंट मिस आउट हो गया है तो पीछे रिवाइंड करके देख लो, समझ में आ जाएगा। नहीं आता है देन यू हैव द चॉइस ऑफ आस्किंग द क्वेश्चन। तो बच्चा पार्टी, अब हम डार्विन के कॉन्सेप्ट ऑफ नेचुरल सिलेक्शन को और भी ज्यादा क्रिस्टल क्लियर बनाएंगे बाय टेकिंग अप अ कपल ऑफ फ्यू मोर इंटरेस्टिंग एग्जांपल्स, जिसमें सबसे पहला एग्जांपल आता है इंडस्ट्रियल मेलेनिज्म का। बड़ा ही इंटरेस्टिंग एग्जांपल है बच्चों, गेट रेडी फॉर इट। ओके, तो इंडस्ट्रियल मेलेनिज्म नाम ही बता रहा है कुछ ना कुछ इंडस्ट्रीज या इंडस्ट्रियलाइजेशन से रिलेटेड है, राइट। और मेलेनिज्म वर्ड मेलेनिन से रिलेटेड है, जो कि पिगमेंटेशन कॉज करता है यानी कि कलर को अराइज करता है, राइट। तो देखो यहाँ पर आपको क्या देखना है। पहली चीज तो ये जो एंटायर फिनोमिना है, इसको पहली बार इंग्लैंड में डिस्कवर किया था, ऑब्जर्व किया था एक साइंटिस्ट ने जिनका नाम था बर्नार्ड केटलवेल ने, ठीक है। सो बर्नार्ड केटलवेल नाम के इन साइंटिस्ट ने इस पर्टिकुलर फिनोमिना को सबसे पहली बार इंग्लैंड में डिस्कवर किया था, और इसकी कहानी जाती है बैक टू द 19th सेंचुरी, बेसिकली अर्ली 19th सेंचुरी, जब इंडस्ट्रियलाइजेशन इंग्लैंड में सेटल नहीं हुआ था। मतलब देयर वर नो इंडस्ट्री सेटअप बाय द टाइम जब हम इस पर्टिकुलर फिनोमिना को स्टडी करते हैं। सो देखो, जब इंडस्ट्री सेटअप नहीं थी इंग्लैंड में तो वहाँ का एनवायरनमेंट बड़ा प्योर था, बिकॉज देयर वाज नो पोल्यूशन। पोल्यूशन होता है ना जब भी इंडस्ट्री सेटल होती हैं, तो स्मोक सूट वगैरह डिपॉजिट हो जाता है अराउंड दी इंडस्ट्रियलाइज्ड एरिया। तो एज इन यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं था। सो इंग्लैंड का जो एनवायरनमेंट था दैट वाज वेरी वेरी प्योर। तो उस टाइम पर सिंस देयर वाज नो पोल्यूशन, तो जो ट्रीज होती थी इंग्लैंड की, उनके बार्क या उनके ट्रंक पे आपको बहुत सारी थिक ग्रोथ देखने को मिलती थी ऑफ लाइकेंस। तो क्या देखने को मिलती थी आपको ग्रोथ यहाँ पर? लाइकेंस की। आई होप आप सभी को याद होगा लाइकेंस क्या होते थे। याद है सभी को? लाइकेन सिम्बायोटिक एसोसिएशन बताता है किन दो मेंबर्स के बीच में, वो आपको बताना है मुझे कमेंट सेक्शन में, ठीक है। मैं हिंट भी दे चुका हूं, ये एक सिम्बायोटिक एसोसिएशन है और जूनियर क्लासेस से पढ़ते आते हो लाइकेंस के बारे में। ओके ओके, तो यहां पर जब पोल्यूशन नहीं था तो इंग्लैंड की ट्रीज के ट्रंक्स पे आपको थिक ग्रोथ ऑफ लाइकेंस देखने को मिलती थी, और उसी टाइम पर दो डिफरेंट वेराइटीज ऑफ पेपर्ड मॉथ भी देखने को मिलते थे इंग्लैंड में। तो यहां पर क्या और देखने को मिलते थे? पेपर्ड मॉथ्स। और ये जो पेपर्ड मॉथ्स है ना बच्चों, इनके भी आपको विंग्स में वेरिएशन देखने को मिलते थे। कुछ पेपर्ड मॉथ ऐसे थे जिनके पास डार्क विंग होते थे और कुछ ऐसे जिनके पास व्हाइट विंग्स होते थे। सो देयर वर टू वैरायटीज, वन विद द डार्क विंग्स एंड द अदर वन विद द व्हाइट विंग्स। सो जो डार्क विंग्स वाले पेपर्ड मॉथ थे उनका नाम था बिस्टन कार्बोनेरिया, ठीक है। और जो व्हाइट विंग्ड वाले मॉथ्स थे उनका नाम था बिस्टन बेटुलेरिया। इस बात को याद रखना है, ठीक है। ओके, सो लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस एग्जांपल ऑफ नेचुरल सिलेक्शन नाउ। इतनी इंफॉर्मेशन आपको क्लियर हो गई कि यहां पर लाइकेन की थिक ग्रोथ थी इंडस्ट्रियलाइजेशन से पहले ऑन द ट्री ट्रंक्स, और दो टाइप के पेपर्ड मॉथ मिलते थे। सो यहां पर पहली कंडीशन लेते हैं, जब इंडस्ट्री सेटल नहीं हुई तो आप देख सकते हो यहाँ पर एक ट्री की ट्रंक दिखाई जा रही है जिसपे ना आपको ऐसे ये लाइकेंस की ग्रोथ देखने को मिल रही है। और लाइकेन हमेशा कैसे अपीयर करते हैं? ग्रेइश व्हाइट। तो आपको यहाँ पर ना ऐसी ग्रेइश व्हाइट ग्रोथ देखने को मिल रही है, ठीक है। अब इस ग्रेइश व्हाइट ग्रोथ पे सोचो,
इनमें से कौन से वाले जो पेपर्ड मॉथ है वो अपने आप को इजीली ब्लेंड कर सकते थे अपने कलर को? सोचो, कौन अपने आप को ज्यादा अच्छे से कैमोफ्लेज कर सकता था अपने बैकग्राउंड में? डेफिनेटली द व्हाइट पेपर्ड मॉथ्स, है ना, जिनके पास व्हाइट विंग्स प्रेजेंट थे। तो व्हाइट विंग्स वाले जो पेपर्ड मॉथ थे वो इजीली अपने आप को यहां पर छुपा सकते थे इन द बैकग्राउंड, द व्हाइट बैकग्राउंड पे, है ना, क्योंकि लाइकेंस भी ग्रेश व्हाइट थे और इनके पास भी व्हाइट विंग्स थे, तो इजीली आप इनको डिटेक्ट नहीं कर सकते थे। यही कारण था जिसकी वजह से ये व्हाइट विंग वाले जो मॉथ थे दे वर नॉट इजीली स्पॉटेड और डिटेक्टेड बाय देयर प्रेडेटर्स। वाइल जो डार्क विंग वाले मॉथ थे, क्योंकि उनका कलर डार्क था और बैकग्राउंड था व्हाइट, तो वो इजीली स्पॉट हो जाते थे बाय देयर प्रेडेटर्स। फॉर एग्जांपल यहां पर ध्यान से देखो, ध्यान से देखोगे तो तुमको ना बहुत इजीली ना, पहली चीज तो यहां ये ब्लैक कलर का मॉथ दिख जाएगा, क्योंकि बैकग्राउंड व्हाइट है तो ये ब्लैक कलर का मॉथ डिटेक्ट करना फॉर यू हैज बीन इजी। बट क्या तुम्हें यहां पर व्हाइट कलर वाला मॉथ देखने को मिल रहा है? क्या पहचान पा रहे हो कहां पर छुपा हुआ है? सोचो, यहां पर अगर आप ध्यान से बहुत ध्यान लगाओगे तब जाके आपको ये वाला मॉथ देखने को मिलेगा। दिस इज द व्हाइट पेपर्ड मॉथ, बिस्टन बेट्युलेरिया। बट सिंस बैकग्राउंड व्हाइट था तो ये अपने आप को इजीली इसमें कैमोफ्लेज कर पाया। बट यहां पर क्योंकि कॉन्ट्रास्टिंग बैकग्राउंड था इन केस ऑफ द ब्लैक और द डार्क विंग्ड मॉथ, वो इजीली अपने आप को यहां पर छुपा नहीं पाया, वो इजीली स्पॉट हो गया बाय द प्रेडेटर। और इसीलिए जितने भी ब्लैक पेपर्ड मॉथ होते थे वो इजीली डिटेक्ट होने की वजह से प्रेड अपॉन हो जाते थे इन द कंडीशन वेयर इंडस्ट्रियलाइजेशन वाज नॉट सेट अप कंप्लीटली। ओके, ठीक है, तो ऐसे में देयर वाज चांस ऑफ द ग्रोथ एंड द स्प्रेडिंग ऑफ दीज व्हाइट विंग्ड मॉथ्स। ठीक है, तो बिस्टन बेट्युलेरिया अपनी पॉपुलेशन उस समय बढ़ा रहा था बिकॉज नेचर ने उसको सेलेक्ट किया था। क्यों? क्योंकि नेचर के हिसाब से नेचुरल सिलेक्शन ऐसे ही वर्क किया ना, नेचर ने उसको सेलेक्ट किया क्योंकि वो अपने आप को ज्यादा अच्छे से बेटर फिट रिप्रेजेंट किया टू द इन्वायरमेंटल कंडीशन। इन्वायरमेंटल कंडीशन में जो बैकग्राउंड था उसका, उस बैकग्राउंड में उसने अपने आप को ज्यादा अच्छे से फिट कर लिया। कैसे? बाय हैविंग द सेम कलर ऑफ द विंग्स, जिसकी वजह से प्रेडेटर उनको पहचान नहीं पाते थे और इसीलिए वो अपनी रिप्रोडक्शन करके पॉपुलेशन बढ़ा रहे थे। गॉट इट? बट लेट्स सी व्हाट हैपेंड आफ्टर इंडस्ट्रियलाइजेशन। जब इंडस्ट्रीज का सेटअप हुआ इन द इंग्लैंड, सो व्हाट हैपेंड वाज, इंडस्ट्रीज हुई तो भाई स्मोक निकली और सूट निकला और वो जाके जो नियर बाय ट्रीज थी उन पे जाके डिपॉजिट होने लगी। अब पोल्यूशन होगा तो यू नो वेरी वेल ये लाइकेंस जो हैं अब ग्रो नहीं करेंगे, है ना, लाइकेंस ग्रो नहीं करेंगे तो ये जो व्हाइटिश बैकग्राउंड हुआ करता था ट्री ट्रंक्स के ऊपर वो गायब हो गया भाई। अब ट्री ट्रंक्स पे कोई भी लाइकेंस नहीं है, व्हाइट बैकग्राउंड नहीं है। इनफैक्ट सूट और स्मोक के डिपोजिशन होने की वजह से जो ट्री ट्रंक्स थी दे टर्न्ड आउट टू बी ब्लैक। तो अब क्या होगा? सोच लो, यही जो आप सोच रहे हो, डेफिनेटली जो ब्लैक विंग्ड वाले या फिर डार्क विंग्ड वाले मॉथ थे ना, जिनको हम मेलेनाइज्ड मॉथ भी बुलाते हैं, डार्क कलर एक्सिस पिगमेंटेशन की वजह से होता है। एंड एक्सिस पिगमेंट कौन सी है? मेलेनिन, इसीलिए इनको मेलेनाइज्ड मॉथ भी कहते हैं। और मेलेनिज्म मतलब इसीलिए यहीं से आया है क्योंकि यहाँ पर डार्क पिगमेंटेशन की वजह से ये ब्लैक विंग या डार्क विंग वाले मॉथ मिल रहे थे। तो आप देखोगे यहाँ पर इस कॉन्ट्रास्टिंग बैकग्राउंड पे जो व्हाइट विंग वाले मॉथ थे वो इजीली स्पॉट किए जा सकते हैं। इजीली पहचान पा रहे हो ना कि ये व्हाइट वाला मॉथ यहाँ पर है। बट अगर बहुत गौर से देखोगे तब जाके यहाँ पर तुम्हें ब्लैक विंग वाला ये मॉथ देखने को मिलेगा। तो देखा आपने, जो भी पर्टिकुलर स्पीशीज ऑफ द पेपर्ड मॉथ अपने एनवायरमेंटल कंडीशन के हिसाब से या फिर आप कह सकते अपने बार्क या ट्रंक के बैकग्राउंड कलर के हिसाब से अपने आप को चेंज कर लेता था, वो प्रेडेटर से बच जाता था। वाइल जो नहीं चेंज कर पाता था वो इजीली स्पॉट कर लिया जाता था बाय द प्रेडेटर और प्रेडेटर उसको खा जाता था। तो इस एंटायर फिनोमेना को समझाने के लिए देयर वाज अ स्टेटमेंट पुट फॉरवर्ड कि भाई प्रेडेटर हमेशा उन्हीं पर्टिकुलर प्रे को स्पॉट करता है जो कि कॉन्ट्रास्टिंग बैकग्राउंड के अगेंस्ट प्रेजेंट होते हैं, और नेचर हमेशा उन्हीं पर्टिकुलर स्पीशीज को सिलेक्ट करता है जो कि अपने एनवायरनमेंट या फिर अपने बैकग्राउंड के हिसाब से अपने आप को ब्लेंड कर लेते हैं और इस तरीके से वो सेलेक्ट हो जाते हैं और बच जाते हैं बाय द अटैक ऑफ द प्रेडेटर्स, और वो अपनी पॉपुलेशन बढ़ा भी सकते हैं बिकॉज उस पर्टिकुलर बैकग्राउंड पे वो इजीली डिटेक्ट नहीं हो सकते हैं। तो इस तरीके से इंडस्ट्रियल मेलेनाइजेशन या फिर आप कह सकते हो इंडस्ट्रियल मेलेनिज्म की जो फिनोमेना है, इट इज वन ऑफ द बेस्ट एग्जांपल्स ऑफ इंडस्ट्रियल और बेसिकली नेचुरल सिलेक्शन प्रोसेस। आई होप ये एग्जांपल आपको बहुत इजीली समझ में आ गया होगा। अब हम बढ़ते हैं एक और इंटरेस्टिंग एग्जांपल की ओर। तो बच्चों, अनदर इंटरेस्टिंग एग्जांपल ऑफ नेचुरल सिलेक्शन जो हमारे सामने है दैट इज DDT रेजिस्टेंस इन मस्कीटोज। अब DDT आई होप आप सभी को याद होगा, इट स्टैंड्स फॉर
डाइक्लोरो डाइफिनाइल टेट्राक्लोरोईथेन, जो कि क्या है, एक इंसेक्टिसाइड है, और इसका इस्तेमाल सबसे पहली बार किया गया था टू कंट्रोल द पॉपुलेशन ऑफ मस्कीटोज। याद है आप सभी को? ठीक है, तो देखो डीडीटी का स्प्रे जब किया गया ना, तब आपको मस्कीटोज की पॉपुलेशन इनिशियली तो कंट्रोल नजर आई, बट आज के टाइम पर अगर आप डीडीटी को स्प्रे करते हो ना, तो द डीडीटी हैज बिकम इनइफेक्टिव अगेंस्ट द कंट्रोल ऑफ पॉपुलेशन ऑफ मस्कीटोज। ऐसा क्यों हुआ है बच्चों, कि क्यों आज के जो मस्कीटोज हैं दे हैव बिकम इनसेंसिटिव टू द डीडीटी? इसीलिए यहां पर हम पढ़ने वाले हैं द कॉन्सेप्ट ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। नेचुरल सिलेक्शन हमें बता सकता है कि कैसे डीडीटी रेजिस्टेंट हो गए आज के मस्कीटोज। देखो डार्विन के कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग ही हम यहां पर चलेंगे। अब इनिशियली ऐसा मान के चलते हैं कि जो इनिशियल पॉपुलेशन होती थी मस्कीटोज की, इट हैड बोथ द टाइप ऑफ मस्कीटोज, मतलब एक ऐसे भी टाइप के मस्कीटोज थे जिनके पास डीडीटी रेजिस्टेंस था, मतलब दे वर रेजिस्टेंट टू द डीडीटी स्प्रे। तो यहां पर जो रेड वाले आपको दिखाए जा रहे हैं ना, दीज रेड वंस, दे वर डीडीटी रेजिस्टेंट मस्कीटोज। ठीक है, इन पे डीडीटी के छिड़काव का कोई असर नहीं पड़ता। वाइल जितने भी ये ब्लू वाले थे ना, ये ब्लू वाले डीडीटी सेंसिटिव थे, अगर इन पे डीडीटी स्प्रे किया जाता तो दे वुड डाई ऑफ। ठीक है, तो यहां पर इनिशियल पॉपुलेशन में आपको दोनों ही टाइप के मस्कीटोज देखने को मिलते थे, बट जो डीडीटी सेंसिटिव वाले थे ना वो ज्यादा थे, वाइल जो डीडीटी रेजिस्टेंट वाले जो रेड वाले हैं ना ये कम थे। ठीक है, ओके। और ऐसे में जो डीडीटी रेजिस्टेंट वाले आपको मस्कीटोज देखने को मिल रहे थे ना, इनका कोई सर्वाइवल वैल्यू नहीं था इस पॉपुलेशन में। क्यों नहीं था? बिकॉज डीडीटी था ही नहीं ना एनवायरमेंट में। तो ऐसे में किसको पता चलता कि कौन ज्यादा बेटर या फिर आने वाली कंडीशन के हिसाब से बेटर अडेप्टेड था? तो ये तो पता ही नहीं चला जब तक कि लार्ज स्केल पे डीडीटी का स्प्रे नहीं हुआ। सो जब लार्ज स्केल पे डीडीटी का स्प्रे होता है, सो ऑब्वियसली जितने भी ब्लू वाले आपको दिखाई दे रहे हैं ना ये मस्कीटो जो कि डीडीटी सेंसिटिव थे, दे डाइड ऑफ, वो मर गए, और बचे केवल वही जो कि डीडीटी रेजिस्टेंट थे। अब आप बोलोगे कि इस पॉपुलेशन में से डीडीटी रेजिस्टेंट मस्कीटोज कहां से आए? म्यूटेशंस की वजह से, सडन इनहेरिटेबल चेंजेस की वजह से। तो इन सडन चेंजेस की वजह से ही कुछ मस्कीटोज जो थे दे इवॉल्व इनटू डीडीटी रेजिस्टेंट मस्कीटोज। गॉट दिस? ओके, तो यहां पर जितने भी ये रेजिस्टेंट वाले मस्कीटोज थे, इन्होंने अपनी पॉपुलेशन बढ़ाने का इनको एक चांस मिल गया, एंड दे डिड सो। उन्होंने अपनी पॉपुलेशन बढ़ा ली बाय रिप्रोड्यूसिंग मैक्सिमली, और इसीलिए जितनी भी पॉपुलेशन आज अवेलेबल है वो इन्हीं डीडीटी रेजिस्टेंट एंसेस्टर्स से आई है। और जब आप इन पे स्प्रे आप मारोगे भी ना इस डीडीटी का, तो उनका कोई असर नहीं होने वाला है। ओके, एंड दैट इज द रीजन व्हाई दीज मस्कीटोज हैव बिकम DDT resistant और they have become insensitive to the spray of DDT। तो था ना ये एक इंटरेस्टिंग सा एग्जाम्पल ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। आइए एक और इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल से हम कंक्लूड करते हैं इस टॉपिक ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। तो बच्चों अगला एग्जाम्पल जो हमारे स्क्रीन पर प्रेजेंट है ऑफ नेचुरल सिलेक्शन, दैट इज बैक्टीरियल रेजिस्टेंस टू एंटीबायोटिक्स। तो बच्चों इमेजिन करते हैं हमारे पास एक बैक्टीरियल कल्चर है जिसमें आपको बैक्टीरियल डिफरेंट कॉलोनीज देखने को मिल रही हैं इस मीडियम में। अब इमेजिन करते हैं हमने इस मीडियम में एक एंटीबायोटिक ऐड कर दिया, एंटीबायोटिक, और वो एंटीबायोटिक लेट्स सपोज पेनिसिलिन है। ठीक है, तो भाई आप देखोगे कुछ समय के बाद ना यहाँ से कुछ कॉलोनीज जो हैं वो डिसअपीयर कर जाती हैं। इसका मतलब दे ऑल डाई ऑफ। ऐसा क्यों होता है? बिकॉज दे वर सेंसिटिव टू द एंटीबायोटिक पेनिसिलिन। तो हमने क्या किया यहाँ पर देखो, इमेजिन करो ये कल्चर मीडियम में हमने एंटीबायोटिक ऐड किया। सो यहाँ पर हमने ऐड किया एंटीबायोटिक। एंटीबायोटिक ऐड करते ही जितनी भी ये वाली पॉपुलेशन थी वो देखो यहां से गायब हो गई। अगर गायब हो गई इसका मतलब दे वर एंटीबायोटिक सेंसिटिव, सो दे वर सेंसिटिव पॉपुलेशन, मतलब एंटीबायोटिक डालते ही दीज डाइड ऑफ। बट जितनी भी पॉपुलेशन या फिर जो भी कॉलोनीज यहां पर रह गई बैक्टीरियल पॉपुलेशन की, दे वर एक्चुअली रेजिस्टेंट अगेंस्ट दीज एंटीबायोटिक। और नाउ दीज रेजिस्टेंट एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जो कॉलोनीज हैं, दे विल गेट अ चांस टू ग्रो देयर पॉपुलेशन। तो ये फर्दर अपनी पॉपुलेशन बढ़ा लेती हैं बाय इंक्रीजिंग देयर नंबर। ओके, और नेचर बेसिकली इनको सेलेक्ट कर लेता है एंड गिव्स देम अ चांस टू सर्वाइव एंड स्प्रेड देयर पॉपुलेशन। इस तरीके से नेचुरल सिलेक्शन वर्क करता है। तो ये जितने भी एग्जांपल्स हमने देखे ना, ये सारे के सारे एग्जांपल्स जहां पर हमने इंडस्ट्रियल मेलेनिज्म देखा, या फिर डीडीटी रेजिस्टेंस देखा ऑफ मस्कीटोज, या फिर हमने बैक्टीरियल रेजिस्टेंस देखा अगेंस्ट एंटीबायोटिक, ये सभी के सभी नेचुरल सिलेक्शन के एग्जांपल्स हैं। बट इनके पीछे जो ड्राइविंग फोर्स है वो एक एंथ्रोपोजेनिक एक्शन है, मतलब मैन मेड एक्शन है। अगर हमने इंडस्ट्रियलाइजेशन सेट इन नहीं की होती तो वो वाला इंडस्ट्रियल मेलेनिज्म वाला जो एग्जाम्पल है वो एप्लीकेबल नहीं होता। अगर हमने डीडीटी स्प्रे नहीं किया होता तो हमें
मॉस्किटो जो कि डीडीटी रेजिस्टेंट है वो दिखाई देखने को नहीं मिलते। और अगर हमने यहाँ पर एंटीबायोटिक ऐड नहीं किए होते तो हमें बैक्टीरियल जो पॉपुलेशन है या कॉलोनीज हैं जो कि रेजिस्टेंट है अगेंस्ट एंटीबायोटिक्स वो भी देखने को नहीं मिलती। सो ऑल दीज एग्जांपल्स ऑफ नेचुरल सिलेक्शन हैव बीन एक्चुअली पॉसिबल ड्यू टू एंथ्रोपोजेनिक एक्शंस। ये बात आपको याद रखनी है। ऐसे ही ना जाने हम कितने और भी रेजिस्टेंट वैराइटीज डेवलप कर लेते हैं ड्यू टू आवर ओन एक्टिविटीज, जैसे कि डिफरेंट हर्बिसाइड रेजिस्टेंट प्लांट्स बना लेते हैं, डिफरेंट ही यूकैरियोट जो कि एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट होते हैं वो सभी के सभी हम डेवलप कर लेते हैं ड्यू टू आवर ओन एक्शंस, राइट। तो दीज वर द एग्जांपल्स ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। आई होप ये सारे एग्जांपल्स आपको अच्छे से समझ आ गए होंगे। तो बच्चा पार्टी, डार्विन्स थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन को स्टडी करने के बाद अब आती है हमारे सामने अगली थ्योरी विच इज द म्यूटेशन थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन। तो बच्चों, इस थ्योरी को प्रपोज करने वाले साइंटिस्ट वही हैं जिन्होंने म्यूटेशन की फिनोमेना को डिस्कवर किया था, एंड द साइंटिस्ट इज यस ह्यूगो डे वेरीज। तो ह्यूगो डे वेरीज आपके सामने यहीं पर प्रेजेंट है, ओके। और इन्होंने जिस एक्सपेरिमेंटल मटेरियल पे वर्क करते समय म्यूटेशन डिस्कवर किया था, उसी एक्सपेरिमेंटल मटेरियल पर स्टडी करते समय ही ये थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन भी प्रपोज की, एंड द मटेरियल इज इवनिंग प्राइमरोज। और इसका साइंटिफिक नेम कौन बताएगा मुझे? दैट इज ओएनोथेरा लैमार्कियाना। याद रखना है, भूल के मत आना इस नाम को, ओएनोथेरा लैमार्कियाना, ठीक है। सो ओएनोथेरा लैमार्कियाना ये पर्टिकुलर प्लांट है इवनिंग प्राइमरोज जिस पे ये वर्क कर रहे थे। और इस थ्योरी को प्रपोज करते समय उन्होंने बोला क्या है, ही सेड म्यूटेशंस जो कि क्या होते हैं, कोई बताएगा मुझे? कोई बताएगा म्यूटेशंस क्या होते हैं? म्यूटेशंस होते हैं सडन इनहेरिटेबल चेंजेस जो कि ऑल ऑफ अ सडन अपीयर कर जाते हैं इन द जेनेटिक मटेरियल। तो किसी भी ऑर्गेनिज्म के जेनेटिक मटेरियल में, फॉर एग्जांपल हम ह्यूमन बींग्स का जेनेटिक मटेरियल डीएनए है, डीएनए में अगर सडनली कोई चेंज आ जाए तो भी म्यूटेशन होगा ना। तो ऐसे जो म्यूटेशंस होते हैं दे एक्चुअली प्रोवाइड रॉ मटेरियल फॉर एवोल्यूशन टू अकर। इस थ्योरी का ये प्रपोजल था, राइट। और ये इन्होंने कैसे बताया? एक्चुअली ही वॉज सेल्फिंग, दैट मीन्स वो एक सेल्फ पॉलिनेशन करवा रहे थे अपने एक्सपेरिमेंटल मटेरियल इवनिंग प्राइमरोज में, जिसमें उन्होंने डेवलप होने वाली जो प्रोजेनी थी उनमें कुछ वेरिएशन देखे। सो ही फाउंड सर्टेन माइनर वेरिएशन, मतलब कुछ कुछ छोटे छोटे डिफरेंसेस, और कुछ मेजर वेरिएशंस भी देखे जो कि बहुत ही डिफरेंट थे फ्रॉम द ओरिजिनल वंस। सो जो माइनर वेरिएशंस थे ना, दे वर फॉर्म्ड इन लार्ज नंबर, सो दे वर वेरी लार्ज इन देयर नंबर। ऐसे वेरिएशन जो छोटे छोटे डिफरेंसेस थे ना वो बहुत ज्यादा अमाउंट में दिख रहे थे, बट जो मेजर वेरिएशन थे दे वर वेरी फ्यू इन नंबर। और ऐसा क्यों था? बिकॉज ये मेजर वेरिएशन एक्चुअली म्यूटेशंस की वजह से अराइज करते थे। ओके, सो म्यूटेशंस वाज द कॉज फॉर दीज मेजर वेरिएशंस जो कि बहुत ही कम अमाउंट में बन रहे थे। सो डिवेरीज ने बेसिकली अपने म्यूटेशंस को ना समझाने के लिए कुछ वर्ड्स का इस्तेमाल किया जो कि उनको एक्चुअली में हम इस्तेमाल भी करेंगे टू डिफरेंशिएट बिटवीन ह्यूगो डे वेरीज कॉन्सेप्ट ऑफ म्यूटेशन एज वेल एज डार्विन्स कॉन्सेप्ट ऑफ नेचुरल सिलेक्शन से। सो देखो यहाँ पर जो डिवेरीज का मानना था, उनका ऐसा मानना था उनके जो म्यूटेशंस होते हैं दे आर, पहली चीज तो लार्ज, मतलब ये काफी बड़े वेरिएशंस कॉज कर सकते हैं, दे आर लार्ज इन देयर इम्पैक्ट। तो जब म्यूटेशन किसी भी ऑर्गेनिज्म के अंदर वेरिएशन कॉज करेगा ना, वो वेरिएशन बहुत ही बड़ा चेंज होगा ऑल ऑफ अ सडन, ठीक है। बट जो डार्विन के वेरिएशन से दे वर माइनर वेरिएशन, वो छोटे छोटे स्मॉल वेरिएशन से, गॉट इट। वाइल यहाँ डिवेरीज का मानना था जो उनके म्यूटेशंस हैं दे आर डायरेक्शनलेस, या यूं कहूं तो आप इसको रैंडम भी कह सकते हो। तो इनका ऐसा मानना था जो इनके म्यूटेशंस होते हैं ना दे आर नॉन डायरेक्शनल, इनका आप डायरेक्शन पता नहीं कर सकते हो। मतलब कि अगर आप देख रहे हो कि ऑल ऑफ अ सडन ये चेंज आया है तो आप प्रिडिक्ट नहीं कर सकते थे ऐसे चेंज का होना, बिकॉज आप कहीं से भी अंदाजा नहीं लगा सकते हो कि ये किस तरीके से आगे जाके अनफोल्ड होगा, गॉट इट। बट जो डार्विन्स के वेरिएशन थे इट वॉज डायरेक्शनल, बिकॉज वो स्लोली एंड ग्रेजुअली एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में पास ऑन होते थे। फॉर एग्जाम्पल अगर हेयर का रिडक्शन है तो हेयर का रिडक्शन एक पॉपुलेशन में, यानी कि उसकी जनरेशन की पहली वाली जो जनरेशन है उसमें तो कम रहा होगा, अगली वाली में और कम होगा, और अगली वाली में और कम होगा। तो आप प्रिडिक्ट कर सकते हो कि एक ऐसी जनरेशन भी आएगी जहां पर वो हेयर होगा ही नहीं, तो आप प्रिडिक्ट कर सकते हो, उसका डायरेक्शन है पॉसिबल। बट यहाँ पर इट इज गोइंग टू बी डायरेक्शनलेस बिकॉज यू कांट प्रिडिक्ट, ये एकदम से हो जाता है, इट वॉज अ सडन फिनोमेना, राइट। ओके, एंड थर्डली
इनका ऐसा मानना है जो भी वेरिएशंस डेवलप होते हैं किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर, वो म्यूटेशंस की वजह से अगर अकर करेंगे तो दे आर गोइंग टू बी इन सिंगल स्टेप. सो दे आर गोइंग टू बी इन सिंगल स्टेप. तो म्यूटेशन से होने वाले जो एवोल्यूशन है वो सिंगल स्टेप फिनोमेना है अकॉर्डिंग टू ह्यूगो डे वेरीज. बट यू नो वेरी वेल, जो डार्विन के वेरिएशन से दे वर ग्रेजुअल, वो एक एक जनरेशन में पास ऑन होते थे धीरे धीरे, और तब जाके वो अकर करते थे आफ्टर सेवरल जनरेशन. बट यहां पर इनका ऐसा मानना था इनके म्यूटेशन से होने वाले जो वेरिएशन थे वो एक सिंगल स्टेप, एक सिंगल म्यूटेशन से अकर कर जाएंगे. ठीक है, ओके. सो इन्होंने इस टाइप के जो म्यूटेशन है ना, इनको एक नाम दिया एंड ही कॉल्ड इट सॉल्टेशन. तो इनका ऐसा मानना था कि जो म्यूटेशन है ना, दे आर सॉल्टेटरी, मतलब वो धीरे धीरे नहीं चलते हैं, वो छलांग लगा लगा के चलते हैं. मतलब एक बार में जो सिंगल लार्ज डायरेक्शन लेस जो म्यूटेशन होगा, ये चेंज होगा, दैट इज गोइंग टू कॉज एवोल्यूशन, ना कि स्लो ग्रेजुअल एंड स्मॉल वेरिएशंस. इनका मानना क्या था, सोचो. इनका मानना था जो इनके म्यूटेशंस हैं जो कि एवोल्यूशन कॉज करते हैं, जो कि रॉ मटेरियल फॉर्म करते हैं फॉर एवोल्यूशन, दे आर गोइंग टू बी लार्ज, रैंडम एंड सिंगल स्टेप. ठीक है, ऐसे वाले म्यूटेशन को उन्होंने सॉल्टेटरी मूवमेंट कहा या सॉल्टेटरी मैकेनिज्म कहा फॉर एवोल्यूशन. गॉट दिस वेरी वेल? ओके. सो म्यूटेशन थ्योरी के बेसिक जो पोस्टुलेट आपको अभी समझने हैं एज पर द एग्जामिनेशन, मैंने आपको बता दिए हैं. आइए कुछ एविडेंसेस समझते हैं जहां पर म्यूटेशन एक्चुअली वर्क करता है और नए टाइप के ऑर्गेनिजम्स को अराइज करता है. तो पहला जो एग्जाम्पल हमारे सामने है दैट इज ऑफ द एनकन शीप, जो कि शॉर्ट लेग्ड होती है जैसा कि यहां दिखाई दे रही है. और ये जो एनकन शीप है ना, ये ऑल ऑफ अ सडन डेवलप होती है फ्रॉम नॉर्मल लॉन्ग लेग्ड पेरेंट से. मतलब दो नॉर्मल लॉन्ग लेग्ड पेरेंट्स, यानी कि एक मेल शीप एक फीमेल शीप, दोनों ही नॉर्मल लॉन्ग लेग्ड हैं, बट ऑल ऑफ अ सडन जो इनकी प्रोजेनी डेवलप होती है वो शॉर्ट लेग्ड होती है, जैसे एनकन शीप बुलाते हैं. अब इसके पैर देखो कितने छोटे छोटे हैं. अब ऐसा क्या हुआ है सिंगल मेटिंग में कि प्रोजेनी जो है वो शॉर्ट लेग के साथ पैदा हुई? कोई बता सकता है? नहीं ना. अगर ये डिवेरीज के म्यूटेशन की वजह से राइज नहीं करते और डार्विन्स की नेचुरल सिलेक्शन की वजह से राइज करते, तो ये स्लोली एंड ग्रेजुअली इनका साइज कम होना चाहिए था पैर का. बट यहाँ तो ऑल ऑफ अ सडन ही बहुत छोटे पैर वाले ये शीप डेवलप हुए, और ये ना बेनिफिशियल साबित हुए फॉर दी फार्मर्स, बिकॉज ऐसे जो शीप थे जिनके पास इतने छोटे छोटे पैर थे ना, वो छलांग लगा के फेंस क्रॉस करके भाग नहीं जाते थे, इनको पकड़ना आसान था. तो इसीलिए ये शीप का जो डेवलपमेंट हुआ वो ऑल ऑफ अ सडन म्यूटेशन की वजह से राइज किया. तो इसकी वजह से जो इसका जो कॉज बताया गया टू अकर, दैट वाज म्यूटेशन. तो ये म्यूटेशन जो था एक तरह से रॉ मटेरियल एक्ट किया इन दिस डेवलपमेंट ऑफ अ न्यू स्पीशीज. ठीक है, आई होप यू गॉट दिस पर्टिकुलर एग्जाम्पल वेरी वेल. ओके, अगला जो एग्जाम्पल है दैट इज ऑफ द बर्थ ऑफ हेयरलेस कैट्स, डॉग्स एंड माइस फ्रॉम द नॉर्मल पेरेंट्स. तो नॉर्मल पेरेंट्स जैसे कि ऑफ द कैट्स, डॉग्स एंड माइस. अब आपको पता है ये जो जितनी भी मैंने आपको मैमल्स दिखा रखे हैं, दे आर ऑल व्हाट? हेयरी. इनके पास हेयर प्रेजेंट है. बट एकदम से अगर हेयरी दो पेरेंट्स के बीच में मीटिंग होने के बाद अगर हेयरलेस प्रोजेनी बन जाए, मतलब हेयरलेस कैट बन जाए या हेयरलेस माइस बन जाए, तो इट इज़ वेरी ऑब्वियस ना, ये एक सिंगल स्टेप में होने वाला बड़ा ही ड्रास्टिक चेंज है. ये म्यूटेशन ही कॉज कर सकता है. तो ये सभी की चीज़ें म्यूटेशन को हमें बताती हैं दैट इट एक्ट्स एज अ सिंगल स्टेप, raw material for the evolution to occur. And last one is the formation of seedless varieties of banana. तो जो seedless variety of bananas हैं वो भी mutation की वजह से ही arise की हैं. So all these provide evidences for the mutation theory of evolution. आई होप ये सारे के सारे एविडेंसेस बहुत अच्छे से समझ आए होंगे. आइए अब इस थ्योरी के भी कुछ क्रिटिसिज्म देख लेते हैं. क्रिटिसिज्म में ज़्यादा क्रिटिसिज्म है नहीं. पहला तो है भाई म्यूटेशन, जिसके बारे में बात की जा रही है कि ये एक रॉ मटेरियल है फॉर एवोल्यूशन. पहली चीज़ तो ये इतना फ्रीक्वेंटली अकर करता नहीं है. इट इज़ अ वेरी रेयर फिनोमिना. सो इट इज़ वेरी वेरी रेयर. इट डज नॉट हैपन वेरी कॉमनली. सेकेंडली, जो म्यूटेशंस हैं दे आर नॉर्मली रिसेसिव. तो नॉर्मली जो म्यूटेशन अकर करते हैं ना, दे आर रिसेसिव, मतलब वो हर बार जो म्यूटेशन होगा वो अपने आप को एक्सप्रेस नहीं करेगा इन द फॉर्म ऑफ अ फिनोटाइपिक चेंज. और साथ ही साथ मोस्ट ऑफ द टाइम जो म्यूटेशंस होते हैं दे आर मोस्टली हार्मफुल, यूजफुल से ज़्यादा. तो ये एक तरह से कॉन्ट्राडिक्टरी साबित हुआ है अगेंस्ट द म्यूटेशन थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन. दीज वर ओनली द ड्रॉबैक्स जो कि इस थ्योरी को एक तरह से क्रिटिसाइज करते हैं. तो आई होप दिस थ्योरी इज ऑल्सो वेरी क्लियर टू ऑल ऑफ यू. तो बच्चा लोग, अब हम बिगिन करने वाले हैं एक नए टॉपिक के साथ जिसका नाम है पॉपुलेशन जेनेटिक्स.
ठीक है। अब देखो ये जो टॉपिक है ना थोड़ा सा नया है, इसलिए आपको थोड़ा ध्यान लगा के इसको समझना भी होगा। ओके, लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस टॉपिक, बट उससे भी पहले वील ट्राई टू अंडरस्टैंड इसका मतलब क्या है। नाम ही देखो इसका है पॉपुलेशन जेनेटिक्स, मतलब यहां पर हम जेनेटिक्स के वही प्रिंसिपल्स, लॉज और पैटर्न्स को स्टडी करेंगे जो मेंडल ने प्रपोज किए थे, बट दिस टाइम नॉट एट एन इंडिविजुअल लेवल। इस बारी हम इसको एक पॉपुलेशन के लेवल पे स्टडी करेंगे। गॉट इट? और इस टॉपिक को हम डिटेल में स्टडी करें उससे भी पहले वील टेक अप अ फ्यू टर्म्स, जैसे कि फॉर एग्जांपल वी हैव इज मेंडेलियन पॉपुलेशन। अब मेंडेलियन पॉपुलेशन बता ही रहा है जहां पर एक ऐसी पॉपुलेशन जो कि डिफरेंट इंडिविजुअल्स फॉर्म कर रहे हैं ऑफ द सेम स्पीशीज, क्योंकि आपको पता है पॉपुलेशन हमेशा एक ही स्पीशीज के मेंबर्स फॉर्म करते हैं। जैसे अगर मैं बोलूं ह्यूमन पॉपुलेशन, तो ह्यूमन पॉपुलेशन बोले तो जितने भी ह्यूमन बींग्स हैं वो टुगेदर अगर एक साथ ग्रुप कर लिए जाएं सो दे विल फॉर्म दैट पॉपुलेशन, मतलब ऑल द मेंबर्स ऑफ ह्यूमन पॉपुलेशन वुड बी होमो सेपियंस। एग्जैक्टली ऐसे ही आप डिफरेंट डिफरेंट एनिमल्स की पॉपुलेशन को बनाते हैं, बट यहां पर याद रखिएगा मेंबर्स हमेशा सेम स्पीशीज के होने चाहिए, एक समय पर एक ही जगह पर रह रहे होने चाहिए और इंटरब्रीड कर सकते होने चाहिए, मतलब दे कैन फ्रीली इंटरब्रीड अमंग देमसेल्व्स एंड प्रोड्यूस फर्टाइल ऑफस्प्रिंग। ऐसी पॉपुलेशन पे मेंडल के लॉज वर्क करते हैं और ऐसी पॉपुलेशन को ही हम बुलाते हैं मेंडेलियन पॉपुलेशन। तो जल्दी से देखो मेंडेलियन पॉपुलेशन में क्या क्या फीचर्स हैं। तो यहां पर हम देखने वाले हैं ग्रुप ऑफ दोज मेंबर्स जो सेम स्पीशीज को बिलोंग करते होने चाहिए, दे लिव इन अ गिवन ज्योग्राफिकल एरिया एट अ पर्टिकुलर टाइम, और साथ ही साथ दे कैन इंटरब्रीड फ्रीली अमंग देमसेल्व्स। ऐसी पॉपुलेशन पे मेंडल के लॉज वर्क करेंगे एंड सच अ पॉपुलेशन वुड बी मेंडेलियन पॉपुलेशन। गॉट इट? ठीक है। अगला जो टर्म आता है दैट इज जीन पूल। अब देखो जीन पूल क्या होता है। अगर हम किसी भी पॉपुलेशन में प्रेजेंट जितने भी इंडिविजुअल्स हैं उनके गैमीट, उनके हेप्लॉइड सेट, तो गैमीट्स ही होंगे राइट, तो हेप्लॉइड सेट ऑफ क्रोमोसोम में डिफरेंट जितने भी सारे जीन्स हैं उनको एक साथ कलेक्ट कर ले, तो द सम टोटल ऑफ ऑल दोज जीन्स आर गोइंग टू बी कॉल्ड द जीन पूल। तो जीन पूल एक इंडिविजुअल का नहीं है, मतलब एक इंडिविजुअल के हेप्लॉइड सेट ऑफ क्रोमोसोम में जितने भी डिफरेंट जीन्स हैं, ओके, जितने भी डिफरेंट वैराइटीज ऑफ जीन्स हैं उनको अगर हम सारे डिफरेंट अदर इंडिविजुअल्स ऑफ द पॉपुलेशन के साथ मिक्सअप करके एक जगह पर इकट्ठा कर लें, सो दैट इज गोइंग टू बी द जीन पूल, राइट। तो इट इज द सम टोटल ऑफ ऑल द जीन्स present in the gametes of a population, because you know very well gametes में ही तो आपको haploid set of chromosomes मिलते हैं। So we'll try to understand all of these things by taking an example of a population, and यहाँ पर हम एक frog का frog population का example ले रहे हैं। So ये frog population में आपको ऐसे समझना है कि ये सभी के सभी frogs हैं, मतलब ये मेंबर्स हैं ऑफ द सेम स्पीशीज, एक ही पर्टिकुलर जोग्राफिकल एरिया में रह रहे हैं, इसका मतलब ये एक ही जगह पर प्रेजेंट है, एंड अगर एक जगह पर ही प्रेजेंट है दे कैन फ्रीली इंटरब्रीड अमंग देमसेल्व्स। और ये जो पॉपुलेशन आपको देखने को मिल रही है इसमें ये वेरी कर रहे हैं, इनमें कुछ वेरिएशन है। फॉर एग्जांपल इनका स्किन कलर के बेसिस पे आप इनको डिफरेंशिएट कर सकते हो। तो ये जो पॉपुलेशन ऑफ फ्रॉग आपको देखने को मिल रही है, कुछ इनमें से डार्क ग्रीन कलर के हैं, कुछ लाइट ग्रीन कलर के हैं। गॉट इट? ओके, तो यहां पर हम कुछ और भी टर्म्स अब इसी पर्टिकुलर पॉपुलेशन से रिलेटेड देखने वाले हैं, ठीक है। तो यहां पर जो नेक्स्ट आपको टर्म आता है दैट इज कॉल्ड एलील फ्रीक्वेंसी। एलील याद है आप सभी को, क्या होता था एलील? यस, एलील वाज एन ऑल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ अ जीन, एक जीन का कोई ऑल्टरनेटिव फॉर्म। तो देखो एलील क्या है, जल्दी से लिख लेते हैं इसको, ऑल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ अ जीन, ठीक है। अब इमेजिन करते हैं यहां पर आपको ये जो पॉपुलेशन देखने को मिल रही है फ्रॉग की, इनमें से ये लेट्स सपोज ये 10 मेंबर्स हैं इस पॉपुलेशन में, ठीक है। सो इस पॉपुलेशन में 10 मेंबर्स ऑफ फ्रॉग्स प्रेजेंट हैं। अब इनमें से जो आप देख रहे हो 6 जो हैं दे आर ग्रीन, डार्क ग्रीन इन कलर, एंड 4 जो हैं दे आर लाइट ग्रीन, ठीक है। ओके, तो इनका जो स्किन कलर है, अगर हम इसके ही जीन को स्टडी कर रहे हैं, ठीक है, तो आपको पता होगा कि इस पर्टिकुलर जीन की जो प्रेजेंस होगी वो किसी क्रोमोसोम पे होगी, एक स्पेसिफिक लोकस पे। तो इमेजिन करते हैं कि यहां पर जितने भी डार्क ग्रीन वाले फ्रॉग्स हैं उनके लेट्स सपोज जो स्किन कलर है उसका जीन यहां पर होता है। इमेजिन कर लेते हैं फ्रॉग के केस में इस पर्टिकुलर क्रोमोसोम पे जो स्किन कलर का जीन है वो इस लोकस पे है। अब यहां पर हो सकता है कि डोमिनेंट एलील प्रेजेंट हो इस जीन का, तो उसको हम कैपिटल जी ले लें, राइट। तो इसका मतलब अगर ये प्रेजेंट है तो ये डोमिनेंट एलील हो गया, राइट। सिमिलरली अगर जो लाइट ग्रीन वाले आपके फ्रॉग्स हैं उनके पास कुछ ऐसे क्रोमोसोम हैं, वही क्रोमोसोम के उसी लोकस पे इंस्टेड ऑफ अ डोमिनेंट एलील यहां पर लेट्स से रिसेसिव एलील प्रेजेंट है, ठीक है। तो यहां पर कितने प्रोपोर्शन में एलील्स प्रेजेंट हैं इन दिस पॉपुलेशन, उसको ही हम क्या बुलाते हैं,
we call it the allele frequency. So it is the proportion of a particular allele with respect to total alleles of a gene. अब इसको कैसे समझेंगे? एक ही जीन के हमने यहां पर कितने एलील्स देखे हैं? 2 एलील्स, कैपिटल जी डोमिनेंट वाला और स्मॉल जी रिसेसिव वाला। तो एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ एलील दूसरे के रिस्पेक्ट में किस फ्रीक्वेंसी, किस प्रोपोर्शन में प्रेजेंट है, उसको हम यहां पर एलील फ्रीक्वेंसी बुलाते हैं। अब इसको देखो ऐसे समझेंगे मैथमेटिकली, विल ट्राई टू अंडरस्टैंड। इमेजिन करते हैं कि हम यहां पर ना, हम सारे के सारे जितने भी हमने फ्रॉग्स बना रखे हैं, इनको हम इनके जीनोटाइप्स लिख लेते हैं अपने हिसाब से। अब देखो यहां पर आपको इतना समझना है, जो डार्क कलर है वो एक्चुअली एक डोमिनेंट ट्रेट है। सो अगर डार्क कलर वाले जितने भी फ्रॉग्स हैं वो डोमिनेंट ट्रेट शो कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये लाइट ग्रीन वाले जो फ्रॉग्स हैं दे आर शोइंग अ रिसेसिव ट्रेट। और रिसेसिव ट्रेट हमेशा अपने आप को होमोजाइगस कंडीशन में ही एक्सप्रेस करता है। दैट मीन्स इन सभी जितने भी आपके ग्रीन फ्रॉग्स हैं ना, लाइट ग्रीन फ्रॉग्स, उन सभी का अगर हम जीनोटाइप लिखेंगे, इट इज गोइंग टू बी ऑल स्मॉल जी स्मॉल जी। तो ये सभी कैसे होंगे? देखो मैं यहां पर लिख दे रहा हूं उनको, यू आर गोइंग टू बी ऑल स्मॉल जी लाइक दिस। याद है ना आप सभी को? ऑल दी आप कह सकते हो अ पेयर ऑफ एलील्स हमेशा एक जीनोटाइप फॉर्म करते हैं। तो इस तरीके से देखो, 2 डिफरेंट एलील्स टुगेदर जब साथ प्रेजेंट होंगे दे फॉर्म द जीनोटाइप। तो इस तरीके से आपको ये सारे के सारे रिसेसिव मिल रहे हैं। इमेजिन करते हैं यहां ऊपर वाले जितने भी आपके डार्क ग्रीन वाले फ्रॉग्स हैं, लेट्स इमेजिन कि ये सभी के सभी होमोजाइगस डोमिनेंट है। तो इसका मतलब क्या हुआ? यहां पर ये सभी कैपिटल जी वाले हैं, और ये बीच वाले जितने भी 3 आपके ये डार्क ग्रीन वाले फ्रॉग्स हैं ना, लेट अस इमेजिन कि ये हेट्रोजाइगस डोमिनेंट है। दैट मींस ये यहां पर कैपिटल जी स्मॉल जी कंडीशन में प्रेजेंट है। इस तरीके से ये बात समझ आई। अब देखो, अगर मुझे फ्रीक्वेंसी ऑफ ईच एलील कैलकुलेट करना है तो कैसे पता चलेगा? ठीक है, वील ट्राई टू फिगर इट आउट। इमेजिन करते हैं कि वी आर फाइंडिंग द एलील फ्रीक्वेंसी ऑफ डोमिनेंट एलील। डोमिनेंट एलील बोले तो ये वाले एलील की हम फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करना चाहते हैं इन दिस पर्टिकुलर पॉपुलेशन, जिसे हम एलील फ्रीक्वेंसी बुलाते हैं। तो यहां पर जो फ्रीक्वेंसी ऑफ डोमिनेंट एलील हमें फाइंड करना है, कैपिटल जी, वो कैसे मिलेगी? देखो, टोटल आपके पास टोटल कितने एलील्स प्रेजेंट है, गिनो यहां से। ये एक एलील है, दूसरा एलील है, राइट? ऐसे ही यहां पर देखो तीसरा, चौथा। अगर आप देखो कि टोटल 10 मेंबर्स हैं, हर मेंबर में 2 एलील्स प्रेजेंट हैं, तो टोटल 10 मेंबर्स में 20 एलील्स होंगे। सो इन टोटल वी हैव 20 एलील्स। ओके, तो यहां पर इन टोटल हमारे पास 20 एलील्स प्रेजेंट है ऑफ दिस पर्टिकुलर जीन इन दैट पॉपुलेशन ऑफ फ्रॉग्स। गॉट इट? ओके, अब कितनों के पास यहां पर कैपिटल जी प्रेजेंट है उसको हमें फाइंड करना है। तो देखो यहां पर 1 2, ये वाला 3 4 5 6, देन 7 8 और ये 9। सो 9 जितने भी इंडिविजुअल्स थे, 9 इंडिविजुअल्स में कैपिटल जी वाला यानी कि डोमिनेंट एलील प्रेजेंट है। सो यहां पर ये कितना हो गया? 9 आउट ऑफ 20 आर हैविंग दिस पर्टिकुलर एलील। तो इसकी अगर हम फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करेंगे तो कितना आएगा? सोचो, कम ऑन, इट इज गोइंग टू बी 0.45। गॉट इट और नॉट? ओके, तो ये 0.45 क्या है? द एलील फ्रीक्वेंसी ऑफ डोमिनेंट एलील, दैट इज कैपिटल जी। और इसको हम आगे रिप्रेजेंट करेंगे एज लेटर P। तो यहां पर जो ये एलील फ्रीक्वेंसी को मैंने इस तरीके से लिखा है ना, इसको एनसीईआरटी में P के फॉर्म में लिखा हुआ है। तो अगर आप इसको ऐसे भी लिखते हो तो भी ठीक है, P के फॉर्म में भी लिखते हो तो भी ठीक है। गॉट इट? ओके, अब हम देखते हैं कि हमारा जो रिसेसिव एलील था उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है पॉपुलेशन में। सो वी आर गोइंग टू फाइंड द फ्रीक्वेंसी ऑफ स्मॉल जी, जिसको कि एनसीईआरटी Q के फॉर्म में लिखती है। ठीक है, अब आप सोचो, 9 जो आपके इंडिविजुअल से या फिर 9 जो एलील से वो आपके कैपिटल जी थे, तो आउट ऑफ 20 रिमेनिंग जितने 11 बचे हैं वो क्या होंगे? डेफिनेटली रिसेसिव एलील्स होंगे। काउंट कर लो यहां से, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, राइट? सो 11 आउट ऑफ 20 जो एलील्स बचे हैं दे आर ऑल रिसेसिव। तो इसका मतलब इसकी अगर हम फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करते हैं, प्रोपोर्शन कैलकुलेट करते हैं, तो हमें मिल जाता है 0.55। गॉट दिस और नॉट? ओके, अब एक चीज जो मैं यहीं पर आपको पॉइंट आउट करवाना चाहता हूं कि अगर आप इन दोनों ही एलील्स की फ्रीक्वेंसी का सम लेते हो तो देखो कितना आ रहा है। सोचो कितना आ रहा होगा यहां पर, 1। सो ऐसा आगे हम एक प्रिंसिपल पढ़ने वाले हैं, हार्डी-वेनबर्ग प्रिंसिपल, जहां पर हम देखते हैं कि एलीलिक फ्रीक्वेंसी
टेंड्स टू ऑलवेज रिमेन कांस्टेंट एंड इक्वल टू 1 अगर एवोल्यूशन अकर नहीं कर रहा है तो आपको ऐसे याद रखना है, ठीक है। तो यहां पर इनका सम हमेशा 1 आता है, किसका? एलिलिक फ्रीक्वेंसीज का। फाइन, तो यहां देखो एलिलिक फ्रीक्वेंसी को जल्दी से वापस से हम यहां पर कॉरेस्पॉन्ड करके भी देख लेना। तो हम देखने वाले हैं कि कितना प्रोपोर्शन एक पर्टिकुलर एलील का प्रेजेंट है विद रिस्पेक्ट टू द टोटल एलील्स ऑफ अ जीन। तो टोटल एलील्स जो इस पर्टिकुलर जीन के थे वो कितने थे? 20 थे। 20 में से 9 जो थे वो कैपिटल जी के थे, तो 9 आउट ऑफ 20 वुड बी द एलीलिक फ्रीक्वेंसी फॉर कैपिटल जी। सिमिलरली आप स्मॉल जी का भी ऐसे कैलकुलेट करते हैं। सो आई होप एलील फ्रीक्वेंसी आपको समझ आ गया होगा। ओके, अब हमारे पास आता है एक और टर्म जिसे हम बुलाते हैं द जीनोटाइप फ्रीक्वेंसी, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जीनोटाइप क्या होता है? अ पेयर ऑफ एलील्स टुगेदर, राइट। तो देखो जीनोटाइप बताता है अ पेयर ऑफ एलील्स, ठीक है। पिछले वाले केस में हमने सारे एलील्स को सेपरेटली स्टडी किया था, यहां पर हम पेयर्ड कंडीशन लेने वाले हैं। तो जल्दी से वापस से सारे जीनोटाइप्स लिख लें। हमने जो लिखे हुए थे ये वाला क्या था? हमारे सारे के सारे कैपिटल जी, तो दीज ऑल वर कैपिटल जी। ये बीच वाले जितने थे दे वर ऑल कैपिटल जी स्मॉल जी, यानी कि सभी के सभी हेट्रोजाइगस थे। और यहां पर दीज ऑल वर स्मॉल जी, यहां पर भी दीज ऑल वर स्मॉल जी। चलो, आपके पास टोटल कितने जीनोटाइप्स हैं इस बार आपको ये फाइंड करना है, बिकॉज हमें यहां पर भी अगेन प्रोपोर्शन लेने वाला है, लेना पड़ेगा। तो ऐसे में आप क्या करोगे? कितने टाइप के आपके जीनोटाइप्स दिखाई दे रहे हैं? जीनोटाइप्स बोले तो यहां पर हम एलील्स को सेपरेट नहीं स्टडी करेंगे, पेयर में स्टडी करेंगे। तो दिस इज वन जीनोटाइप बिकॉज इट इज अ पेयर ऑफ एलील, राइट। दिस इज अनदर जीनोटाइप। ओके, तो यहां पर टोटल आपके पास देखो कितने पेयर्स ऑफ जीनोटाइप्स प्रेजेंट हैं या फिर एलील्स प्रेजेंट हैं? दे आर गोइंग टू बी 10 इन नंबर बिकॉज 10 मेंबर्स हैं पॉपुलेशन में, राइट। और सभी के पास पेयर ऑफ एलील प्रेजेंट है फॉर्मिंग वन जीनोटाइप ईच। इस तरीके से देखो यहां पर, तो वी हैव टोटल 10 ऑफ द जीनोटाइप्स। तो यहां पर अगर मुझे फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी है ऑफ द पर्टिकुलर टाइप ऑफ जीनोटाइप, तो वो कैसे पता चलेगी? देखो, तो यहां पर जीनोटाइप फ्रीक्वेंसी बताती है द प्रोपोर्शन ऑफ इंडिविजुअल्स जिनके पास गिवन जीनोटाइप है टू द टोटल नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स इन द पॉपुलेशन। लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड हाउ दिस वर्क्स। इमेजिन करते हैं ये वाली कंडीशन को, यहां पर आपको सारे के सारे लाइट ग्रीन कलर के दिख रहे हैं। दैट मींस यू नो वेरी वेल ये सभी के सभी क्या होने वाले हैं? दे आर गोइंग टू बी होमोजाइगस रिसेसिव। तो अगर मुझे इसकी फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करनी है, सो फ्रीक्वेंसी ऑफ दिस वन कितनी होगी? देखो 1 2 3 4 4 जीनोटाइप जो है वो होमोजाइगस रिसेसिव हैं, यानी कि 4 आउट ऑफ 10 इज गोइंग टू बी माय जीनोटाइप फ्रीक्वेंसी फॉर स्मॉल जी। और ये कितना आएगा? इक्वल टू 4/10 वुड बी इक्वल टू 0.4। गॉट इट? सिमिलरली अगर मुझे फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी है ऑफ द डोमिनेंट, यानी कि आपको होमोजाइगस डोमिनेंट जीनोटाइप की फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करनी है, तो देखो कितने? 1 2 3। सो 3 आउट ऑफ द 10 जीनोटाइप्स क्या है? होमोजाइगस डोमिनेंट। गॉट इट? एंड अगर मुझे हेट्रोजाइगस की फाइंड करनी थी तो ये भी देखो गिनोगे तो कितना आएगा? 1 2 एंड 3। तो यहां पर भी देखो कितना आ रहा है? 3 आउट ऑफ द 10 जीनोटाइप्स आर गोइंग टू बी हेट्रोजाइगस डोमिनेंट। और इन सभी का भी अगर सम देखते हो तो वो भी इक्वल आता है टू 1। ये बात भी आपको याद रखना है। सो जीनोटाइप फ्रीक्वेंसी क्या बताती है कि एक पर्टिकुलर जीनोटाइप का कितना प्रोपोर्शन है विद रिस्पेक्ट टू ऑल द जीनोटाइप्स प्रेजेंट इनसाइड द पॉपुलेशन। गॉट दिस? वेरी वेल। ओके, और इन सभी को भी एनसीईआरटी में अलग तरीके से लिखा गया है। तो देखो मैंने आपको बताया था कि जो स्मॉल जी है, स्मॉल जी रिसेसिव एलील था ना, उसकी फ्रीक्वेंसी को हमने Q से रिप्रेजेंट किया था। और यहां पर देखो स्मॉल जी डबल कंडीशन में प्रेजेंट है, तो इसको यहां पर Q स्क्वायर के फॉर्म में याद रखना है। सो द फ्रीक्वेंसी ऑफ होमोजाइगस रिसेसिव एलील और द जीनोटाइप वुड बी Q स्क्वायर। सिमिलरली यहां पर ये जो डोमिनेंट आपका जीनोटाइप है, इसकी याद करो डोमिनेंट एलील की फ्रीक्वेंसी हमने रिप्रेजेंट की थी बाय P, तो यहां पर ये एक साथ प्रेजेंट है, दैट इज GG, राइट। तो अगर ये GG एक साथ प्रेजेंट है यानी कि P इंटू P हो जाएगा, दैट इज गोइंग टू बी P स्क्वायर। एंड यहां पर ये जो कैपिटल G स्मॉल g टुगेदर है, इसका मतलब यहां पर कैपिटल G की फ्रीक्वेंसी दैट इज P और यहां पर स्मॉल g की फ्रीक्वेंसी दैट इज Q यहां पर आने वाली है। सो इट इज गोइंग टू बी रिप्रेजेंटेड एज PQ।
गॉट दिस वेल? तो इस तरीके से आपको एनसीईआरटी में ये रिप्रेजेंट की हुई हैं. अब नाउ वील ट्राई टू अंडरस्टैंड एंड कॉन्सेप्चुअलाइज ऑल दीज टर्म्स जो हमने सीखे हैं इन द हेल्प विद द हेल्प ऑफ अ पर्टिकुलर लॉ जिसका नाम है हार्डी-वेनबर्ग प्रिंसिपल. सो वील ट्राई टू अंडरस्टैंड आवर नेक्स्ट टॉपिक. तो बच्चों लोग चलो बिगिन करते हैं विद द हार्डी-वेनबर्ग प्रिंसिपल, जिसे हम हार्डी-वेनबर्ग इक्विलिब्रियम प्रिंसिपल भी बुलाते हैं, और समझते हैं ये प्रिंसिपल हमें क्या समझाता है. तो देखो, अगर मैं इसको सिंपल भाषा में समझाऊं, ये प्रिंसिपल कहता है कि किसी भी लार्ज और रैंडमली मेटिंग मेंडेलियन पॉपुलेशन के मेंबर्स में अगर कोई भी एवोल्यूशनरी फोर्स एक्ट नहीं कर रहा है, मतलब एक ऐसी लार्ज और रैंडमली मेटिंग मेंडेलियन पॉपुलेशन ले ली हमने जिस पे एवोल्यूशन कॉज करने वाला कोई फोर्स एक्ट नहीं कर रहा है. कौन कौन से एवोल्यूशनरी फोर्स होते थे? सोचो, कौन कौन से वो फोर्स हैं जो कि एवोल्यूशन कॉज कर सकते थे? याद करो, डार्विन ने कहा था नेचुरल सिलेक्शन, और ह्यूगो डे वेरीज की म्यूटेशन थ्योरी में उन्होंने कहा था म्यूटेशन इज गोइंग टू बी द कॉज ऑफ एवोल्यूशन. तो ये जो डिफरेंट टाइप के जो फोर्सेस है ना जो कि एवोल्यूशन कॉज कर सकते थे, नेचुरल सिलेक्शन या म्यूटेशन, अगर ये किसी भी रैंडमली मेटिंग लार्ज मेंडेलियन पॉपुलेशन पे एक्ट नहीं करता है तो उस पॉपुलेशन में जो एलील्स की फ्रीक्वेंसी है ऑफ अ पर्टिकुलर जीन वो हमेशा टेंड करती है टू रिमेन कांस्टेंट जनरेशन आफ्टर जनरेशन, यानी कि इट टेंड्स टू रिमेन एट एन इक्विलिब्रियम, और इस इक्विलिब्रियम को हम बुलाते हैं द जेनेटिक इक्विलिब्रियम. गॉट दिस पॉइंट? ओके, सो विल ट्राई टू अंडरस्टैंड ये प्रिंसिपल क्या बोलता है. जल्दी से देखो, यहां हमने बताया ये कि इन अ मेंडेलियन पॉपुलेशन अगर कोई एवोल्यूशनरी फोर्स एक्ट नहीं कर रहा है, ऑपरेट नहीं कर रहा है, सो द एलीलिक फ्रीक्वेंसी विल टेंड टू रिमेन कांस्टेंट जनरेशन आफ्टर जनरेशन. रिमेंबर दिस पॉइंट वेरी वेरी वेल. और एवोल्यूशनरी फोर्सेस यहां पर कौन कौन से थे जो मैंने बताया जो एक्ट नहीं कर रहे होने चाहिए फॉर दिस प्रिंसिपल टू वर्क? दे आर म्यूटेशन एंड natural selection. Remember, these should not work on this large and randomly mating population. तभी जाके ये प्रिंसिपल जो है वो एप्लीकेबल होगा. ओके ओके, सो ऐसे में अगर एलीलिक फ्रीक्वेंसी जो है वो यहां पर चेंज ही नहीं होगी तो उनका सम हमेशा इक्वल टू 1 ही आएगा. ये तो आप याद रखिएगा, ठीक है? यही हार्डी-वेनबर्ग प्रिंसिपल हमें बताता है. सो यहां पर P और Q क्या है, जैसा कि मैंने पहले भी बताया था, मैं जल्दी से वापस यहां पर रिकॉल करवा देता हूं. P यहां पर हमें बताता है द फ्रीक्वेंसी ऑफ डोमिनेंट एलील. सो यहां पर द फ्रीक्वेंसी ऑफ डोमिनेंट एलील, लेट्स सपोज हमने वही फ्रॉग वाला एग्जांपल लेके कैपिटल G ले लिया. सो रिमेंबर इट इज द, मैं यहां पर लिख भी देता हूं, फ्रीक्वेंसी ऑफ डोमिनेंट एलील. और Q क्या है यहां पर? Q है द फ्रीक्वेंसी ऑफ रिसेसिव एलील. ये आपको याद रखना है इन द पॉपुलेशन, ठीक है? तो ये तो वैल्यूज हो गई. ये तब होगा जब ये दोनों फोर्सेस एक्ट नहीं कर रहे हैं, एवोल्यूशनरी फोर्स ऑपरेट नहीं कर रहे हैं. बट इमेजिन अगर एवोल्यूशनरी फोर्स एक्ट कर रहे होते तो क्या होता? सो इफ एवोल्यूशनरी फोर्स आर ऑपरेटिंग, तब क्या होगा बच्चों? तब डिफरेंस आएगा. तब ये P की वैल्यू जो है या फिर ये जो फ्रीक्वेंसी ऑफ कैपिटल G है ना उसकी वैल्यू P नहीं रह जाएगी, इट विल वेरी. ओके, तो याद रखना, अगर एवोल्यूशनरी फोर्सेस ऑपरेट कर रहे होंगे इस पॉपुलेशन पे, सो जो फ्रीक्वेंसी ऑफ कैपिटल G हमने जिसको इक्वल बना था P के, वो इक्वल नहीं रहेगी, मतलब वो वैल्यू चेंज हो जाएगी. तो इट विल नॉट रिमेन इक्वल टू P. सिमिलरली अगर हम यहां पर दूसरी कंडीशन लेते हैं तो फ्रीक्वेंसी ऑफ जो रिसेसिव एलील होता है वो भी इक्वल टू Q नहीं रह जाता. दीज वुड हैव चेंज्ड अगर ये एवोल्यूशनरी फोर्सेस एक्ट कर रहे होते अकॉर्डिंग टू दिस हार्डी-वेनबर्ग प्रिंसिपल. ओके, तो अगर एवोल्यूशन नहीं अकर कर रहा है, अगर एवोल्यूशनरी फोर्सेस एक्ट नहीं कर रहे हैं, मतलब एवोल्यूशन अकर नहीं कर रहा है, और एवोल्यूशन अकर तब नहीं करता है जब यहां पर जो भी एलीलिक फ्रीक्वेंसीज हैं वो सेम रहती हैं. ओके, जनरेशन आफ्टर जनरेशन कांस्टेंट रहती हैं. दैट मींस दे रिमेन एट अ जेनेटिक इक्विलिब्रियम. गॉट दिस? ओके, ये तो बात हो गई आपके एलीलिक फ्रीक्वेंसी की. व्हाट अबाउट द जीनोटाइप फ्रीक्वेंसी? वील ट्राई टू सी. सो लेट अस ट्राई टू सी जीनोटाइप फ्रीक्वेंसी कैसे वेरी करेगी. अब मान लो एवोल्यूशनरी फोर्स एक्ट ही नहीं कर रहे हैं, दैट मींस ये तो पर्टिकुलरली इक्वेशन जो है वो एप्लीकेबल रहने ही वाली है ना. तो यहां पर अगर मुझे जीनोटाइप फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करनी है, जो कि आप जानते हो अ पेयर ऑफ एलील्स ही होते हैं जीनोटाइप, तो इसका मतलब जो एलीलिक फ्रीक्वेंसी है उनकी अगर हम स्क्वायरिंग कर दें बोथ द साइड तो हमें मिल जाएगी द जीनोटाइप फ्रीक्वेंसीज, राइट. तो ऐसे में अगर मैं इसकी स्क्वायरिंग कर दूं तो यहां पर देखो लेफ्ट हैंड साइड पे आपको एक बाइनोमियल एक्सप्रेशन दिख रहा है जिसको हमें एक्सपैंड करना है. सो अगर हम इसको एक्सपैंड करते हैं, आप सभी को पता है P प्लस Q का होल स्क्वायर क्या होगा? सोचो, इट इज P स्क्वायर प्लस 2PQ प्लस Q स्क्वायर. होगा कि नहीं होगा?
एंड 1 का स्क्वायर इज ऑलवेज इक्वल्स टू 1। ठीक है, अब यहां पर देखो ये जितने भी हमने टर्म्स लिखे हैं इनका क्या मतलब है। ये वाला जो पी स्क्वायर है, पी स्क्वायर हमने पी को रिप्रेजेंट किया था एज दी फ्रीक्वेंसी ऑफ डोमिनेंट एलील, तो इसका मतलब यहां पर ये रिप्रेजेंट करेगा द फ्रीक्वेंसी ऑफ टू डोमिनेंट एलील्स टुगेदर, दैट इज होमोजाइगस डोमिनेंट कंडीशन। तो ये बताता है हमें द फ्रीक्वेंसी ऑफ कैपिटल जी, कैपिटल जी। ठीक है, सिमिलरली अगर यहां पर देखो ये जो पी क्यू है ये दो डिफरेंट एलिलिक फ्रीक्वेंसीज को रिप्रेजेंट करता है। P रिप्रेजेंट करता है दी एलिलिक फ्रीक्वेंसी ऑफ द डोमिनेंट एलील और Q बताता है दी रिसेसिव एलील की एलिलिक फ्रीक्वेंसी। तो यानी कि ये हमें बताने वाला है द फ्रीक्वेंसी ऑफ कैपिटल G एंड स्मॉल g, दैट इज डोमिनेंट एंड रिसेसिव एलील टुगेदर। इसका मतलब क्या हुआ, इट इज गोइंग टू शो द फ्रीक्वेंसी ऑफ हेटेरोजाइगस डोमिनेंट कंडीशन इन द पॉपुलेशन। सिमिलरली यहां पर अगर हम देखेंगे तो Q स्क्वायर, Q बताता था हमें एलिलिक फ्रीक्वेंसी ऑफ द रिसेसिव एलील। तो अगर स्क्वायर कंडीशन है यानी कि टुगेदर यहां पर पेयर में दो रिसेसिव एलील प्रेजेंट होंगे, दैट मींस यहां पर बात हो रही है होमोजाइगस रिसेसिव कंडीशन की। तो फ्रीक्वेंसी ऑफ रिसेसिव या होमोजाइगस रिसेसिव जीनोटाइप जो है वो Q स्क्वायर से रिप्रेजेंट होगी अगर एवोल्यूशनरी फोर्स एक्ट नहीं करेगा। अगर यहां पर एवोल्यूशनरी फोर्स एक्ट करते तो फ्रीक्वेंसी ऑफ GG शुड नॉट हैव बीन इक्वल टू P स्क्वायर। सिमिलरली जितनी भी फ्रीक्वेंसीज होती हैं इनकी वैल्यू इनके बराबर नहीं आती। Got it? So ये हमें बताता है Hardy-Weinberg principle. Got this thing well now? Okay. Now we'll try to find out the significance of this particular principle. So इस principle के according अगर मुझे लिखना हो कि कैसे चीजें वर्क करती हैं, तो we'll try to write it down with the condition कि in terms of genetics, इस point को लिख लो, in terms of genetics, evolution means change in allelic frequency. एलिलिक फ्रीक्वेंसी अगर किसी भी पॉपुलेशन की चेंज हो रही है, दैट मींस एवोल्यूशन उस पॉपुलेशन में अकर कर रहा है। देखो एवोल्यूशनरी फोर्सेस एक्ट नहीं कर रहे थे तो जो जेनेटिक इक्विलिब्रियम था वो मेंटेन था जनरेशन आफ्टर जनरेशन, मतलब हर स्पीशीज के पास वही कैरेक्टरिस्टिक्स थे जो कि पिछली जनरेशन के पास प्रेजेंट थे, ओके, हर मेंबर ऑफ द पॉपुलेशन में। तो इस तरीके से जनरेशन आफ्टर जनरेशन वही पॉपुलेशन कैरेक्टरिस्टिक्स जो थे वो रिटेन हो रहे थे इन दी पॉपुलेशन। तो ऐसे में पॉपुलेशन इवॉल्व नहीं कर रही थी। बट अगर एवोल्यूशनरी फोर्सेस एक्ट करते हैं, दैट मींस एलिलिक फ्रीक्वेंसीज भी चेंज हो जाती हैं, दे डू नॉट टेंड टू रिमेन इक्वल। तो इसका मतलब क्या हुआ, पॉपुलेशन में कंटिन्यूअसली पॉपुलेशन कैरेक्टरिस्टिक चेंज हो रहे हैं, मतलब पॉपुलेशन इवॉल्व कर रही है। तो अगर किसी भी पॉपुलेशन को हमें चेक करना है कि वो इवॉल्व कर रही है कि नहीं कर रही है, तो उसकी एलिलिक फ्रीक्वेंसीज चेंज होनी चाहिए। अगर वो कांस्टेंट रहती हैं जनरेशन आफ्टर जनरेशन, दैट मींस द पॉपुलेशन इज नॉट इवॉल्विंग, एंड दिस इज व्हाट आवर हार्डी-वेनबर्ग प्रिंसिपल टेल्स अस। तो बच्चों अब हम डिस्कस करने वाले हैं कुछ ऐसे फैक्टर्स जो कि अफेक्ट करते हैं जेनेटिक इक्विलिब्रियम को, जिसमें कि आपके सामने यहाँ पर 4 फैक्टर्स दे रखे हैं। सबसे पहला जो फैक्टर है दैट इज म्यूटेशंस। अब देखो बच्चों आप सभी को पता है म्यूटेशन एक एवोल्यूशनरी फोर्स है अकॉर्डिंग टू ह्यूगो डे वेरीज। क्यों? क्योंकि जब ये एक्ट करता है तो ये एलील्स की फ्रीक्वेंसी को चेंज कर देता है किसी भी पॉपुलेशन के अंदर, और पॉपुलेशन में अगर एलीलिक फ्रीक्वेंसी चेंज होगी तो डेफिनेटली यहाँ पर जो जेनेटिक इक्विलिब्रियम मेंटेन था ना वो डिसरप्ट हो जाता है। गॉट इट? देन हम बात करें अगर नेक्स्ट फैक्टर की, दैट इज गोइंग टू बी द जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन। अब देखो जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन कुछ अलग नहीं है, क्रॉसिंग ओवर के टाइम पर जो एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल होता था ना, उसकी वजह से जो वेरिएशन अराइज करते थे वही यहाँ पर जेनेटिक रिकॉम्बिनेशंस है। तो जेनेटिक रिकॉम्बिनेशंस में भी तो देखो जेनेटिक मटेरियल का एक्सचेंज हो रहा है, वेरिएशंस हो रहे हैं, वेरिएशंस होंगे तो एलीलिक फ्रीक्वेंसी यहाँ पर वेरी करेंगी, डेफिनेटली जेनेटिक इक्विलिब्रियम जो है वो अफेक्ट हो जाएगा। देन इसके बाद करते हैं हम बात अपने नेक्स्ट फैक्टर की, दैट इज जीन माइग्रेशन एंड जीन फ्लो। अब देखो जीन माइग्रेशन एंड जीन फ्लो क्या है, मतलब नए जीन्स का ओरिजिनल पॉपुलेशन में एंटर करना या फिर ओरिजिनल पॉपुलेशन में से कुछ जीन्स का बाहर चले जाना। दैट मींस इमेजिन अगर एक पॉपुलेशन है जिसमें दूसरी किसी पॉपुलेशन जो कि सेम स्पीशीज के मेंबर्स ही फॉर्म कर रहे हैं, राइट, सो दूसरी किसी पॉपुलेशन से अगर कुछ मेंबर्स आके इस ओरिजिनल पॉपुलेशन में एंटर कर जाते हैं, दैट मींस यहाँ पर इमाइग्रेशन हो रहा है। तो जो इनकमिंग न्यू मेंबर्स हैं दे विल ब्रिंग इन सम न्यू एलील्स, राइट, और नए एलील्स की एंट्री से डेफिनेटली यहाँ पर नए एलील्स ऐड हो जाएंगे टू दिस ओरिजिनल पॉपुलेशन। तो एलीलिक फ्रीक्वेंसी चेंज हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी?
ऑब्वियसली यहाँ पर होने वाली है। और दूसरी चीज यहाँ पर एक और चीज हो सकती है, देखो हो सकता है कि ओरिजिनल पॉपुलेशन के कुछ मेंबर्स जाके किसी दूसरी पॉपुलेशन में एंटर कर जाएं। तो जब वो जा रहे होंगे तो इसका मतलब वो अपनी ओरिजिनल पॉपुलेशन के कुछ एलील्स को लेकर चले गए, तो देयर वुड बी अ लॉस ऑफ अ फ्यू एलील्स फ्रॉम द ओरिजिनल पॉपुलेशन, जिसकी वजह से अगेन यहाँ पर एमिग्रेशन के टाइम पर भी कुछ एलील्स की फ्रीक्वेंसी में चेंज मिलता है। सो एज इन चाहे बात हो रही हो इमाइग्रेशन की या फिर एमिग्रेशन की, दोनों ही केस में एलिलिक फ्रीक्वेंसीज वेरी करेंगी, तो जेनेटिक इक्विलिब्रियम भी यहां पर अफेक्ट होगा। गॉट इट? देन वी हैव द लास्ट फैक्टर विच इज द जेनेटिक ड्रिफ्ट। अब जेनेटिक ड्रिफ्ट कुछ ऐसे चेंजेस है एलिलिक फ्रीक्वेंसीज में जो कि प्योरली बाय चांस अगर करते हैं, प्योरली बाय चांस। तो चांस की बात है, अगर कोई एलिलिक फ्रीक्वेंसी वेरी कर जाती है, उस बाय चांस वाले होने वाले एलिलिक फ्रीक्वेंसी के चेंज को हम जेनेटिक ड्रिफ्ट बुलाते हैं। और इसको एक और नाम भी देते हैं बच्चों, इसको हम नाम देते हैं एज सीवॉल राइट इफेक्ट। सो सीवॉल राइट इफेक्ट, जिसे हम जेनेटिक ड्रिफ्ट भी बुलाते हैं, ये प्योरली बाय चांस अगर करती है। अब ये कैसे अगर करती है उसको समझाने के लिए दो बेसिक इफेक्ट्स इसी कैटेगरी में आते हैं। वन इज कॉल्ड द फाउंडर्स इफेक्ट एंड द अदर इज कॉल्ड बॉटलनेक इफेक्ट। आइए समझते हैं उन दोनों इफेक्ट को टू अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट वेरी वेल। तो बच्चों बात करते हैं फाउंडर इफेक्ट की। अब देखो फाउंडर्स इफेक्ट कैसे वर्क करता है, यहां पर आपको ऐसे इमेजिन करना है, यहां पर एक इलस्ट्रेशन के थ्रू मैं इसको समझाने की भी कोशिश करता हूं। ये एक आपको ओरिजिनल पॉपुलेशन दिखाई जा रही है जिसमें डिफरेंट मेंबर्स दिखाए जा रहे हैं अलग अलग कलर से, ठीक है। तो यहाँ पर आपको कुछ येलो कलर की बॉल्स दिखाई जा रही हैं टू रिप्रेजेंट अ फ्यू टाइप ऑफ मेंबर्स, कुछ आपको ब्लू कलर की दिखाई जा रही हैं, कुछ रेड कलर की दिखाई जा रही हैं। तो अगर इस पेरेंट पॉपुलेशन का जीन पूल देखोगे तो उसमें आपको 3 टाइप की डिफरेंट मेंबर्स देखने को मिलेंगे, द रेड, ब्लू एंड द येलो वंस। बट इमेजिन करो इस ओरिजिनल पॉपुलेशन में से अगर कुछ ग्रुप ऑफ मेंबर्स जाके नए किसी ज्योग्राफिकल एरिया में इनहैबिट करना स्टार्ट कर देते हैं, नई जगह पर अपनी पॉपुलेशन बसाना चाहते हैं, तो एज इन वो क्या करेंगे, देखो मान लेते हैं ये ओरिजिनल पॉपुलेशन में से ये कुछ ऐसे 3 मेंबर्स थे जो कि एक नई जगह से ओरिजिनल जगह से एक नई जगह पर जाकर सेटल होते हैं, और वहां पर जाके ये क्या करने वाले हैं, अपनी नई पॉपुलेशन बसाएंगे। तो एज इन क्या होने वाला है, देखो ये जो मेंबर्स यहां से ओरिजिनल पॉपुलेशन के कुछ मेंबर्स जो माइग्रेट करके नए ज्योग्राफिकल एरिया पर गए थे, उनको हम बुलाते हैं द फाउंडिंग मेंबर्स। क्या बुलाते हैं? द फाउंडिंग मेंबर्स। और ये जो फाउंडिंग मेंबर्स हैं ये ओरिजिनल पॉपुलेशन का थोड़ा सा हिस्सा ऑफ जीन पूल ही लेकर जाते हैं। दैट मींस कुछ ही मेंबर्स के देखो कुछ ही कैरेक्टरिस्टिक जा रहे हैं। तो ऐसे माइग्रेशन के टाइम पे या ड्रिफ्टिंग के टाइम पे हो सकता है कि कुछ एलील्स जो हैं वो यहां से माइग्रेट ही नहीं करे। ओके, तो जब ये फाउंडिंग मेंबर्स नई जगह पर जाएंगे ना, तो उनके पास अपनी ओरिजिनल पॉपुलेशन का लिमिटेड जीन पूल ही होगा। उनमें से कुछ जीन्स जो होंगे वो बहुत ही कम फ्रीक्वेंसी में होंगे, कुछ बिल्कुल ही प्रेजेंट नहीं होंगे। फॉर एग्जांपल यहाँ देखो, यहाँ पर जो माइग्रेट करने वाले मेंबर्स थे वो ब्लू और रेड कलर की बॉल से रिप्रेजेंट है। देखो एक भी येलो वाला नहीं है। दैट मीन्स जो येलो मेंबर्स वाले कैरेक्टरिस्टिक्स है ना, वो इस पॉपुलेशन में टोटली लैक कर रहे होंगे, वो प्रेजेंट ही नहीं होंगे। तो एज सच क्या हुआ, जब आप ओरिजिनल पॉपुलेशन और जो नई पॉपुलेशन सेटल हुई है दोनों के जीन पूल्स को कंपेयर करोगे तो वो टोटली डिफरेंट होंगे। ओके, और इस तरीके से यहां पर टोटली 2 डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ पॉपुलेशन डेवलप होती हैं। दिस इज कॉल्ड द फाउंडर्स इफेक्ट, और ये बाय चांस ही अगर कर रहा है। और इस फाउंडर इफेक्ट टर्म को दिया था मेयर ने। ओके, सो रिमेंबर द नेम ऑफ द साइंटिस्ट जिन्होंने इस टर्म को दिया था, इट वाज कॉइन्ड बाय साइंटिस्ट मेयर। I hope this is clear. So founder effect आपको समझ आ गया। अब हम बढ़ते हैं towards the next effect of the genetic drift, which is called the bottleneck effect. तो आइए बच्चों बात करते हैं bottleneck effect की। तो भाई इस इफेक्ट के बारे में अगर मैं आपको बताऊं तो ये इफेक्ट मोस्ट प्रोमिनेंटली आपको इफेक्टिव देखने को मिलता है अंडर नेचुरल कैलामिटीज। तो ये आपको नेचुरल कैलामिटीज के टाइम पर मोस्ट इफेक्टिव मिलेगा। नेचुरल कैलामिटीज कह लो या किसी कैटास्ट्रोफी की बात करो, मान लेते हैं कि एक डेवास्टेटिंग कोई अर्थक्वेक आता है या फ्लड्स आती हैं, तो बहुत सारे जो मेंबर्स थे एक पॉपुलेशन के वो उस अर्थक्वेक की वजह से या उस फ्लड्स की वजह से मर जाते हैं। बट कुछ ऐसे भी मेंबर्स हैं जो कि बाय चांस बच जाते हैं। ओके, दैट मीन्स दे हैव अंडरगॉन बॉटल नेकिंग। अब बॉटल नेकिंग कैसे आकर करेगा, वील ट्राई टू अंडरस्टैंड। तो देखो इमेजिन करते हैं, इस पूरे सिनेरियो को समझने की कोशिश करते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस इलस्ट्रेशन। आपके सामने एक बॉटल प्रेजेंट है बच्चों, जिसकी ये नेक दिखाई जा रही है, ठीक है। अब इस बॉटल के अंदर जितनी भी अलग आपको कलरफुल बॉल देखने को मिल रही है ना, दे आर शोइंग द डिफरेंट टाइप ऑफ जीन्स जो इस पॉपुलेशन के अंदर प्रेजेंट है। तो ये आपकी ओरिजिनल पॉपुलेशन दिखाई जा रही है बाय डिफरेंट कलर्स, ठीक है। तो इसका मतलब यहाँ पर इतने सारे जीन्स प्रेजेंट है इन द जीन पूल। गॉट दिस? ओके, अब इमेजिन करो
इस बॉटल पे एक कैटास्ट्रॉफी आने वाली है, मतलब हम एक काम करते हैं, हम यहाँ पर मैं डिसाइड करता हूँ कि मैं इस बॉटल को अब तोड़ने वाला हूँ, बट उससे पहले मैं इनमें प्रेजेंट कुछ बॉल्स को चांस देता हूँ कि वो अपने आप को बचा सकें। तो मैं बस 5 या 10 सेकेंड के लिए इस बॉटल को थोड़ी देर के लिए इन्वर्ट करूंगा, और इन्वर्ट करते टाइम इस बॉटल की नेक से जितनी बॉल्स बाहर आ सकती हैं इस पर्टिकुलर बीकर के अंदर वो सर्वाइव कर जाएंगी, वाइल जितनी भी इस नेक में फंसी रह जाती हैं या फिर बाहर नहीं आ पाती हैं तो वो सभी के सभी डाई ऑफ कर जाएंगी आफ्टर आई हैव मेड दिस बॉटल स्ट्रेट। तो एज सच क्या होगा, यू विल सी, जब मैंने इस बॉटल को इन्वर्ट किया फॉर अ फ्यू सेकेंड्स तो इनमें से कुछ ही बॉल्स बाहर आए। अब चांस की बात यह है, जितनी भी सर्वाइवर जो बॉल्स बाहर आई देवर ओनली ब्लू एंड येलो इन कलर, बाकी यहां पर देखो रेड, ग्रीन, येलो और इन सारे कलर की बॉल्स थी, पर चांस की बात ये रही जितने भी सर्वाइवर थे दे वर हैविंग ओनली येलो एंड ब्लू बॉल्स। मतलब ये वाले कुछ जो मेंबर्स थे जो कि अपने आप को उस कैटास्ट्रॉफी से पहले बचा सके वो यहां पर सर्वाइव कर जाएंगे एंड उनको चांस मिलेगा अपनी पॉपुलेशन बढ़ाने का। सो दे विल फॉर्म द न्यू पॉपुलेशन। तो अब देखो ये जो चांस सर्वाइवर थे वो अपनी पॉपुलेशन बढ़ाएंगे। तो बॉटल नेकिंग के टाइम पे क्या हुआ, जो पॉपुलेशन का ओरिजिनल साइज था जो कि बहुत लार्ज था ना, वो बहुत ड्रास्टिकली रिड्यूस हो जाता है, और ड्रास्टिकली रिड्यूस होने के साथ साथ जो उसमें जेनेटिक वेरिएशंस होते थे, जो यहाँ पर डिफरेंट कलर की बॉल्स थी ना, वो यहाँ पर इतनी डिफरेंट वैरायटी नहीं देखने को मिल रही है। देयर इज अ लिमिटेड सेट ऑफ वैरायटी एट द जेनेटिक लेवल। तो जेनेटिक वेरिएशन जो है वो बहुत कम हो जाते हैं। तो ऐसी पॉपुलेशन में फिर से जेनेटिक डाइवर्सिफिकेशन होने में टाइम लगता है, और इसी इफेक्ट को समझाता है ये बॉटलनेक इफेक्ट, जो कि प्योरली बाय चांस ही अकर करता है ड्यूरिंग द टाइम ऑफ नेचुरल कैलामिटीज। सो आई होप बॉटलनेक इफेक्ट भी आपको अच्छे से समझ आया होगा। तो चलो बच्चों, बिगिन करते हैं विद द लास्ट टॉपिक फॉर टुडेज सेशन, दैट इज द टाइप्स ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। तो भाई हमने पॉपुलेशन जेनेटिक्स के कॉन्सेप्ट्स, हार्डी-वेनबर्ग प्रिंसिपल को भी देख लिया। अब बारी है इस टॉपिक को खत्म करने की, नेचुरल सिलेक्शन की, बाय अंडरस्टैंडिंग इट्स वेरियस टाइप्स। तो यहां पर 3 टाइप के नेचुरल सिलेक्शन नेचर में आकर करते हैं। वन इज द स्टेबलाइजिंग सिलेक्शन, अदर वन इज डायरेक्शनल एंड द थर्ड वन इज डिसरप्टिव। आइए एक एक करके इन तीनों के बीच में डिफरेंसेस को समझते हैं। सबसे पहले बिगिन करते हैं विद द स्टेबलाइजिंग सिलेक्शन। अब देखो इस टाइप के सिलेक्शन में यू विल फाइंड जो इंडिविजुअल्स है ना, ज्यादातर इंडिविजुअल्स एक मेन कैरेक्टर वैल्यू अटेन करने लगते हैं, एक्वायर करने लगते हैं। तो यहां पर मोर इंडिविजुअल्स एक्वायर मीन कैरेक्टर वैल्यू, मतलब एक्सट्रीम वैल्यूज को नहीं बल्कि मीन वैल्यूज को, यानी कि एवरेज वैल्यूज को अटेन करने लगते हैं। ओके, तो एग्जांपल के तौर पे यहां पर हम लेने वाले हैं दी सिकल सेल एनीमिया की कंडीशन इन दी मलेरिया प्रोन एरियाज। अफ्रीका के जो मलेरिया प्रोन एरियाज है ना, उसमें पाए जाने वाले जो सिकल सेल एनीमिया की कंडीशन के कैरियर्स वाले इंडिविजुअल्स हैं, कैरियर्स, बिकॉज आपको पता है अगर एक पर्सन सिकल सेल एनीमिया से डिजीज कंडीशन में है तो वो सर्वाइव नहीं कर पाता है वैसे भी। तो अगर उसके पास एक नॉर्मल एलील है और दूसरा जो है वो सिकल सेल का एलील है, हेट्रोजाइगस कंडीशन वाला जो कैरियर है उस डिजीज का, अगर वो प्रेजेंट है तो उसको मलेरिया नहीं होता है, नेचर जो है वो उसको सेलेक्ट करता है। तो यहाँ पर देखो हम 3 कंडीशन लेते हैं। वन कंडीशन एक नॉर्मल इंडिविजुअल की जिसके पास आपको पता है ना ये जो HB जीन है, इस पे अगर दोनों एलील्स जो हैं वो एक तरह से नॉर्मल है, दैट मींस ये वाला कंडीशन ये बताता है नॉर्मल को, ठीक है, नॉर्मल इंडिविजुअल। वाइल ये वाली कंडीशन आपको याद है HBS हम ऑलरेडी इसको हमारे चैप्टर प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन में पढ़ के आए हैं। देखो यहां पर दोनों ही जो जीन्स हैं उन पे प्रेजेंट जो एलील है दे आर व्हाट, दे आर सिकल सेल वाले, यानी कि व्हाट इज गोइंग टू हैपन ओवर हियर, दोनों ही अगर होमोजाइगस कंडीशन में आपके पास रिसेसिव एलील्स प्रेजेंट हैं फॉर द डिजीज, ये इंडिविजुअल जो है वो डाई कर जाएगा। तो पर्सन डाइज ऑफ ड्यू टू सिकल सेल एनीमिया। ऐसा इंडिविजुअल ज्यादा दिन तक जी ही नहीं पाता है बिकॉज उसके पास सिकल सेल वाले आरबीसीज होते हैं, राइट, जो कि उनके केस में ऑक्सीजन को ज्यादा अच्छे से एफिशिएंटली ट्रांसपोर्ट नहीं कर पाते हैं, डेफिनेटली दे डाई। एंड लास्टली यहां पर एक कंडीशन इन दोनों की इंटरमीडिएट आती है जहां पर एक नॉर्मल एलील प्रेजेंट होगा और एक सिकल सेल वाला। तो यहां पर अगर मैं मीडियन या फिर एवरेज फिनोटाइप की बात करूं तो यहां पर एक नॉर्मल एलील और एक सिकल सेल वाला प्रेजेंट है अगर, तो ये होता है कैरियर फॉर द डिजीज, यानी कि पर्सन जो है वो नॉर्मल अपीयर करेगा बट इट कैन ट्रांसमिट द डिजीज टू इट्स ऑफस्प्रिंग, ठीक है। तो ये कैरियर पर्सन है। तो मलेरिया प्रोन एरियाज में जो नेचर है वो इस टाइप के
जीनोटाइप वाले इंडिविजुअल्स को सेलेक्ट करता है। तो ऐसे में क्या देखोगे, जब आप इस पर्टिकुलर सिलेक्शन का एक डिस्ट्रीब्यूशन ग्राफ देखोगे तो आपको वो कुछ ऐसा दिखाई देखने को मिलेगा। अगर हम देखते हैं ये डॉटेड लाइन से ओरिजिनल पॉपुलेशन थी और इस पॉपुलेशन पे डॉटेड ओरिजिनल पॉपुलेशन के डिस्ट्रीब्यूशन कर्व पे अगर स्टेबलाइजिंग सिलेक्शन होता है तो यू विल सी आपको ज्यादा से ज्यादा इंडिविजुअल्स ना ये बीच की मीडियन वैल्यू को ऑक्यूपाई करते हुए नजर आएंगे। दैट मीन्स यहाँ पर एवरेज फिनोटाइप सिलेक्ट होंगे। गॉट दिस? तो ये जो पीक है वो ज्यादा से ज्यादा हायर होता जाएगा और भी ज्यादा नैरो होता जाएगा विथ टाइम। ओके, सो यू विल लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड कि यहाँ पर अगर हम एग्जाम्पल लेते इस चीज का, किसका, आपके सिकल सेल एनीमिया वाली कंडीशन का, तो यहाँ पर यू विल सी द सिलेक्शन विल टेक प्लेस अगेंस्ट बोथ द एक्सट्रीम्स। एक्सट्रीम्स वाली कौन कौन सी वैल्यूज थी, जैसा कि मैंने बताया, यहाँ पर हम ले सकते थे हमारी नॉर्मल जीनोटाइप वाली कंडीशन और यहाँ पर सिकल सेल वाली कंडीशन को। तो नेचर किसको सिलेक्ट कर रहा है यहाँ पर, दोनों के बीच वाले को। ओके, दैट मीन्स इंटरमीडिएट जीनोटाइप को। तो जो इंटरमीडिएट या एवरेज फिनोटाइप्स का सिलेक्शन या जीनोटाइप्स का सिलेक्शन है बाय नेचर, दैट रिप्रेजेंट्स स्टेबलाइजिंग सिलेक्शन। आई होप ये आपको समझ आ गया होगा। तो स्टेबलाइजिंग सिलेक्शन कैसे वर्क करता है आपने देख ही लिया। तो इसमें ग्राफ जो होगा वो बीच की तरफ मीडियन वैल्यू पर, एवरेज वैल्यू पर ज्यादा से ज्यादा हायर होता जाएगा। गॉट इट? ओके, नेक्स्ट जो सिलेक्शन हमको देखने को मिलता है दैट इज कॉल्ड डायरेक्शनल सिलेक्शन, जहां पर सिलेक्शन तो होगा बट नॉट अगेंस्ट बोथ द एक्सट्रीम्स, ओनली अगेंस्ट वन एक्सट्रीम। तो यहां सिलेक्शन अगेंस्ट वन एक्सट्रीम आकर करता है। तो ऐसे में आपको याद रखना है यहां पर जो इंडिविजुअल्स हैं दे एक्वायर वैल्यू other than mean character value। तो इसको हम कैसे समझेंगे, देखो ये आपकी लेट्स सपोज ओरिजिनल पॉपुलेशन है जो डॉटेड लाइन से दिखाई जा रही है और ये वाली हमारी आफ्टर सिलेक्शन जो पॉपुलेशन है वो देखने को मिल रही है। तो इसमें हमारी जितने भी एग्जांपल हमने नेचुरल सिलेक्शन के लिए थे ना, हमने कौन कौन से लिए थे, हमने इंडस्ट्रियल मेलेनिज्म लिया था, याद करो, याद है इंडस्ट्रियल मेलेनिज्म। दूसरा हमने लिया था डीडीटी रेजिस्टेंस इन मस्कीटोस। ये दोनों ही इस कैटेगरी में फॉल करते हैं। कैसे, विल ट्राई टू सी। देखो एग्जांपल के तौर पे लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस वन, या फिर चलो डीडीटी रेजिस्टेंट वाले ले लेते हैं। ठीक है, डीडीटी के स्प्रे से पहले कौन से वाले आपको मस्कीटो से वो ज्यादा प्रिवेल करते हुए नजर आ रहे थे, सोचो, याद करो। जब डीडीटी का स्प्रे ही नहीं हुआ था तो मैंने बताया था जो डीडीटी सेंसिटिव मस्कीटो से वो ज्यादा अमाउंट में प्रेजेंट थे। तो यहां पर इस वाले डिस्ट्रीब्यूशन कर्व में आपको देखने को मिला ज्यादातर जो पीक देखने को मिल रही थी दैट वाज ऑफ डीडीटी सेंसिटिव मस्कीटोस, और जितने भी डीडीटी रेजिस्टेंट वाले थे ना, ये वाले, वो ज्यादा सिलेक्ट ही नहीं हो रहे थे। डॉटेड लाइन में आपको इस ग्राफ को देखना है। ठीक है, दे वर नॉट सिलेक्टेड बाय नेचर। बट जैसे ही डीडीटी का स्प्रे हुआ ऑन लार्ज स्केल तो जितने भी सेंसिटिव वाले थे दे डाइड ऑफ, और ये जितने भी रिमेनिंग आपके डीडीटी रेजिस्टेंट वाले थे ना, दे एक्वायर्ड, उनको मैक्सिमम चांस मिला अपनी पॉपुलेशन बढ़ाने का, जिसकी वजह से दे एक्वायर्ड मैक्सिमम पीक। तो आपने देखा अब जो डिस्ट्रीब्यूशन कर्व था उसमें सेंसिटिव वाले देखो इतनी हाई पीक से इतना नीचे आ गए, और जो रेजिस्टेंट वाले थे वो इतने कम से इतने हाई चले गए। तो ऐसे में देखा आपने पीक जो था वो एक तरह से अब नया पीक आपको यहां देखने को मिला। ओरिजिनल पीक आपका ये वाला था, तो पीक की आपकी शिफ्टिंग हुई ना इन दिस डायरेक्शन। सो जब भी पीक की शिफ्टिंग होती है वन डायरेक्शन में अगेंस्ट वन एक्सट्रीम, इट रिप्रेजेंट्स डायरेक्शनल सिलेक्शन। एग्जाम्पल के तौर पे आपके सामने यहाँ पर इंडस्ट्रियल मेलेनिज्म और डीडीटी रेजिस्टेंस वाला एग्जाम्पल था। इंडस्ट्रियल मेलेनिज्म का भी ले सकते थे। इंडस्ट्रियलाइजेशन से पहले ये वाला जो आपको पीक दिखा रहा है ओरिजिनल पॉपुलेशन का, वो सिलेक्ट कौन होते थे, व्हाइट विंग वाले मॉथ्स, और आफ्टर जो इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ वो डार्क विंग वाले मॉथ्स जो हैं वो सिलेक्ट हुए। इस तरीके से डायरेक्शनल चेंज दिखा रहा है बाय द नेचर। ओके, सो ये रिप्रेजेंट करता है डायरेक्शनल सिलेक्शन। एंड जो लास्ट टाइप का सिलेक्शन हमें देखने को मिलता है दैट इज द डिसरप्टिव सिलेक्शन। मतलब यहां पर मेन वैल्यू को छोड़ के दोनों ही एक्सट्रीम वैल्यूज, जो पेरिफेरल वैल्यूज होती है ना ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन कर्व, वो सिलेक्ट कर ली जाती हैं। तो ओरिजिनल पॉपुलेशन कर्व ऐसा जा रहा था, बट नेचर जो है जब इस टाइप के सिलेक्शन को अंडरगो करता है तो आप देखोगे यहां पर जो मीन वैल्यू थी ना वो सेलेक्ट नहीं होती, रादर ये जो एक्सट्रीम वैल्यूज थी वो इस तरीके से सेलेक्ट हो जाती हैं। तो मीन वैल्यूज
और कम होती जाती हैं और एक्सट्रीम वैल्यूज और ज्यादा हाई होती जाती हैं। ओके, तो यहां पर नेचर सेलेक्ट करता है अगेंस्ट द मीन। ओके, एंड इट सेलेक्ट्स व्हाट, इट सेलेक्ट्स द एक्सट्रीम वैल्यूज। तो यहां पर मैक्सिमम जो इंडिविजुअल हैं दे विल एक्वायर peripheral values on the extreme ends of distribution curve। तो इस डिस्ट्रीब्यूशन कर्व में जो भी एक्सट्रीम वैल्यूज पे पेरिफेरल वैल्यूज है ना, उनको आफ्टर आपका जो सिलेक्शन प्रोसेस है वो एक्वायर करवा लेता है। तो ऐसे में एग्जांपल हम लेते हैं ऑफ दी लिम्पिट्स, जो एक्वाटिक या फिर मैरीन लिम्पिट्स होते हैं ना। एग्जांपल के तौर पे लेट मी राइट दैट डाउन। एग्जांपल इज एक्वाटिक, या फिर आप सिंपली मैरीन कंडीशन में पाए जाते हैं क्योंकि ये मैरीन लिम्पिट्स। लिम्पिट्स बेसिकली एक्वाटिक मोलस्क्स होते हैं। ओके, और इनमें पाए जाने वाले आपको डिफरेंट शेल पैटर्न्स मिलते हैं अलग अलग कलर के। तो 3 टाइप के आपको कलर देखने को मिलेंगे इनके शेल के। वन इज गोइंग टू बी वाइट, एक एक्सट्रीम वैल्यू, और दूसरा एक्सट्रीम वैल्यू विच इज ब्लैक, एंड तीसरा होगा यहां बीच में, इन दोनों के बीच में ब्राउन। ठीक है, ओके। तो यहां पर आप देखोगे कि नेचर जो है वो व्हाइट और ब्लैक वालों को तो सिलेक्ट कर लेता है, एक्सट्रीम एंड्स वालों को, बट जो इंटरमीडिएट वाले हैं ना उनको सिलेक्ट नहीं करता है। कैसे? देखो, जो व्हाइट वाले मोलस्क हैं या फिर लिम्पिट्स हैं, वो जो आपके सीज एंड ओशंस हैं उनके बॉटम पे जो व्हाइट सैंड है ना, उस पे जाके अपने आप को क्या कर लेते थे, कैमोफ्लेज कर लेते थे। ओके, उनके साथ उनकी ब्लेंडिंग हो जाती थी उनके कलर की, जिसकी वजह से जो प्रेडेटर्स हैं वो उनको डिटेक्ट ही नहीं कर पाते थे, स्पॉट ही नहीं कर पाते थे, तो वो इजीली प्रे अपॉन नहीं हो पाते, इसलिए वो अपनी पॉपुलेशन बढ़ा सकते थे। तो जो व्हाइट वाले हैं वो यहां पर नेचर ने सिलेक्ट कर लिए। सिमिलरली जो ब्लैक वाले थे, ये ब्लैक वाले आपको मिलते थे ऑन दी मेलेनाइज्ड और दी डार्क रॉक्स, जो कि टैन हो चुके थे इन द सन। तो टैन सन से टैन रॉक्स के ऊपर जो आपको मोलस्क देखने को मिलते थे या फिर ये वाले लिम्पिट्स देखने को मिलते थे, उन पे प्रेजेंट आप देखो कि रॉक्स के ऊपर जब ये ब्लैक वाले लिम्पिट्स आएंगे तो ये भी कैमोफ्लेज कर जाएंगे अगेंस्ट द बैकग्राउंड, जिसकी वजह से प्रेडेटर्स इनको भी डिटेक्ट या स्पॉट नहीं कर पाते थे। इसका मतलब ये भी अपनी पॉपुलेशन बढ़ा सकते थे। तो जो ब्लैक वाले थे दे वर ऑल्सो सेलेक्टेड अगेंस्ट देयर बैकग्राउंड, बट जो ब्राउन वाले थे उनको छुपने की कोई जगह नहीं मिली। वो अगर व्हाइट सैंड पे प्रेजेंट होंगे तो वहां पर डिटेक्ट हो जाएंगे, या फिर अगर वो किसी ब्लैक रॉक के ऊपर प्रेजेंट होंगे, टैन रॉक के ऊपर, तब भी वो इजीली डिटेक्ट हो जाएंगे, स्पॉट हो जाएंगे बाय द प्रेडेटर, एंड इसलिए दे वर नॉट सिलेक्टेड। इसलिए जो ब्राउन वाले थे, क्योंकि उनको प्रेडेटर्स इजीली पहचान लेते थे, उनको इजीली खा जाते थे, तो उनकी पॉपुलेशन डिक्लाइन करने लगी। तो इस तरीके से आपने देखा इस टाइप के सिलेक्शन में नेचर जो है वो 2 एक्सट्रीम वैल्यूज को सेलेक्ट करता है, बट इट डज नॉट सेलेक्ट द मीडियम और द मेन वैल्यू। तो ये वाला जो सिलेक्शन आपको देखने को मिला दैट इज डिस्ट्रप्टिव। तो दीज वर ऑल द 3 टाइप्स ऑफ सिलेक्शन या नेचुरल सिलेक्शन जो कि हमें देखने को मिलते हैं इन नेचर। सो आई होप द टाइप्स ऑफ नेचुरल सिलेक्शन इज वेरी क्लियर टू ऑल ऑफ यू। तो बच्चों, विद दिस वी रैप अप अवर टुडेज सेशन ऑन द चैप्टर एवोल्यूशन। आई होप आज के सेशन में जितने भी टॉपिक्स मैंने आपको समझाए वो आपको क्लियरली समझ आए होंगे। अब हम मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। अंटिल देन यू टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, और जैसा कि आप सभी जानते हो लर्नो हब फ्री है पर बेस्ट है।